इंडोर स्टेडियम, और हमारे वहाँ पे कुश्ती का बड़ा शौक रहता है बच्चों को, तो एक रेसलिंग के लिए एक अखाड़ा जो है वो वहाँ पे दिया जाए। इसके साथ साथ सर बनी टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत, उसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। जहाँ बर्फबारी कश्मीर में हुई है वहाँ बर्फबारी हमारे बनी में भी 5-6 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। मैंने लास्ट ईयर असेंबली में ये बात उठाई थी कि हिमाचल की बर्फ बिकती है, श्रीनगर की बिकती है, लेकिन मेरी बनी की नहीं बिकी। लेकिन सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस बार बनी की बर्फ भी बिकी है। पहली बार हिस्ट्री में बनी में एक विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल किया जा रहा है। यहाँ पे सीएम साहब की तरफ से 25 लाख रुपया उस फेस्टिवल के लिए रिलीज किया गया है। और मैं स्पीकर साहब आपको और इस हाउस में बैठे हुए सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि इस 8 तारीख को संडे को बनी में आए, उस स्नो फेस्टिवल का, उस विंटर फेस्टिवल का मजा उठाएं, ये पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और बनी की खूबसूरती को भी देखें। आपको और इसके साथ साथ आपको जहाज का इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, वो सर मैं चाहूंगा कि आप इंतजाम कर दें। आपके बहाने से जहाज में बैठने का मौका भी मिल जाएगा, नहीं तो हमने जहाज कहाँ देखने हैं। अच्छा चलिए। और इसके साथ साथ सर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री शर्मा जी का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने उनसे एक बार बात की थी, जो पहलगाम और गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, हमारे वहाँ पे भी स्कोप है, वो किए जाएं। उसके लिए 1 करोड़ रुपया वहाँ पे फील्ड्स बनाने के लिए, चेंजिंग रूम के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए 1 करोड़ रुपया इनकी तरफ से रिलीज हुआ है। इसके लिए मैं मंत्री साहब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे सर जब मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी में हमारा बनी भी बहुत इफेक्टेड हुआ। वहाँ जितने हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी डैमेज कर दी गई थी, जला दी गई थी। उसमें हमारा एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी था और टूरिज्म रेस्ट हाउस था जो जला दिया गया था। लेकिन सीएम साहब और मंत्री साहब से, हमारे जावेद राणा जी की कोशिश से वहाँ पे 80 लाख का एक रेस्ट हाउस फॉरेस्ट की तरफ से और एक टूरिज्म की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके साथ साथ सर मैं अपनी केंद्र की सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने फर्स्ट फेज में 5 रोड जो है हमारे पीएमजीएस में सेंक्शन किए हैं। अब तो खुश हो जाओ, ताड़ियां बजा दो। इसके लिए जितना शुक्रिया मैं केंद्र सरकार का करना चाहूँ उतना कम है। 5 रोड हमारे यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और रोड जो है वो पीएमजीएस की तरफ से दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सर सियासतें बहुत होती रहती हैं, सियासत पे हम हैं ही सियासतदान, हम सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन सर एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे इस सरकार ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया जो दरबार मूव है। इससे पहले एक हवा में बातें की गई कि दरबार मूव से पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है, इतना पैसा है, बहुत बड़ी अमाउंट बताई गई थी, वो मुझे याद नहीं है कि पैसा वेस्ट हो रहा है। उस पैसे को बचाने की एक कोशिश की गई कि हम उस पैसे को बचाते हैं। जरा 1 मिनट ऐसे क्या कहते हैं? नहीं मैं सब नहीं, एक 15 मिनट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, वो मुझे देखना है। रोटिया साहब थोड़ा गुआंढी है, 5 मिनट लेन दो। ये करे करने रहना ना, इसने मोशन 5 मिनट रुक गया उन्हें। स्पीकर साहब इसने शुक्रिया की तहरीक को सेकंड किया है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। ये रूल्स के तहत स्पीकर साहब जो पैसा इन्होंने कोई बात नहीं, जो पैसा इन्होंने दरबार मूव से बचाया वो पैसा गया कहाँ, वो कहाँ लगा? वो जितनी अमाउंट बताई जाती थी मेरे बनी में नहीं लगा सर, किसी के लगा हो तो वो मुझे बता दे कि वो पैसा लगा कहाँ। अगर ये बनी किसी की नहीं बनी, ना आपकी बनी तो ना मेरी बनी, ये जिनकी बनी और यूपी वालों की बनी और किसी की नहीं बनी। इसलिए इस बार बनी है, इस बार बनी है, बनी इस बार बनी और जनाब बनी इस बार बनी। इससे पहले ना किसी की बनी ना कोई बनी का बना, इस बार बनी की भी बनी और बनी के भी बने। तो जनाब वो पैसा जो था मुझे नहीं पता कि वो गया कहाँ पे। मैं चाहूंगा कि उस पैसे का हिसाब किताब दिया जाए कि वो पैसा बचा के कहाँ लगाया गया। और मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने फिर से दरबार मूव शुरू करवा के जम्मू के रोजगार को बढ़ाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सर हमने एक स्टेट में जन्म लिया है, हमने यूटी में नहीं लिया है। और मैं चाहूंगा कि मेरी मौत स्टेट में हो, यूटी में ना हो। मेरे आने वाली
मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो स्टेट में सांस ले पड़े, यूटी में ना ले। हम जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जम्मू वाले बोल रहे हैं कश्मीर वाले ले गए, कश्मीर वाले बोल रहे हैं जम्मू वाले, लेकिन पता बाद में लगेगा ना जम्मू वाले ले गए ना कश्मीर वाले ले गए, यूपी वाले ले गए। वो लेके चले जाएंगे, हम हाथ मलते रह जाएंगे। हम सबको मिलके जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना है। तो स्टेटहुड की एक लड़ाई है सर, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये स्टेट सर ऐसी नहीं बनी, ये किसी की जागीर नहीं है कि कोई उठ के आएगा, जब मन करेगा तोड़ देगा, जब मन करेगा लेह लद्दाख को अलग कर देगा, जब मन करेगा यूटी बना देगा। ये जम्मू कश्मीर सर एक इतिहास है। इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए 40,000 डोगरों ने अपनी शहादत दी। इस जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए जनरल जोरावर सिंह ने अपनी शहादत दी, और उनका अंतिम शरीर भी जम्मू तक नहीं पहुंचा, वो वहीं पे रह गए सर। और आज सर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों में आने वाली जनरेशन जो होती है 3 तरह की बताई गई है। एक जनरेशन वो होती है जिसको हम सपूत कहते हैं। सपूत वो होते हैं जो दी हुई विरासत को, प्रॉपर्टी को, जो खानदान से मिली या कहीं से भी मिली, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज रहे, वो डोगरा रहे, जनरल जोरावर सिंह रहे, जिन्होंने इस विरासत को बढ़ाया। गिलगित बलोचिस्तान, लेह लद्दाख सबको मेल जोड़ के एक रियासत बनाई, एक गुलदस्ता बनाया। उसके बाद एक पूत होते हैं, पूत, वो उसको बढ़ा नहीं सकते, वो बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बचा के रखते हैं। जैसे आज से पहले जितनी सरकारें रहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को बचा के रखा, स्टेट बना के रखा। लेकिन एक कपूत होते हैं, वो जनाब वो क्या करते हैं, वो बंटवारा कर देते हैं। वो दी हुई विरासत को, प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते। तो जनाब मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि सपूत नहीं बन सकते हम, तो कपूत भी बनने की कोशिश ना करें। और जनाब ठीक है, उसके बाद जनाब बात इतनी है कि आज एक आवाज उठ रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए। आगे कितने टुकड़े करोगे मुझे ये जानना है। कल को जम्मू स्टेट से चीफ मिनिस्टर नहीं बना इनका, तो क्या बोलेंगे कि कठुआ, जम्मू और उधमपुर को स्टेट बना दिया जाए। कल वहां से नहीं बना तो फिर ये मोहल्ले मोहल्ले को स्टेट बनाते फिरेंगे, जैसे घर घर टोल प्लाजा लगा दिए, घर घर स्टेट खोलते रहेंगे। मैं जनाब आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारी स्टेट है, स्टेट को रिस्टोर करने के लिए हम सबको मिलकर, और सीएम साहब पे मुझे विश्वास है, जिस तरीके से, जिस हालात में ये सरकार चला रहे हैं, सरकार चलाने का जनाब मौका सबको मिला था, लेकिन कई 3 साल से ज्यादा नहीं चला पाए। कई 3 साल में ही हाथ खड़े करके समर्थन उन्होंने भी उनको दिया जिनके साथ उनकी सोच नहीं मिलती थी, विचार नहीं मिलते थे, लेकिन जनाब 3 साल से ज्यादा सरकार उनकी भी नहीं चली। और मैं चाहता हूं कि सीएम साहब जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, मुझे यकीन है आने वाले वक्त में हमें स्टेट भी मिलेगी, हमें खोया हुआ रुतबा भी मिलेगा। हमारे लोगों को जो उम्मीद है इस सरकार से वो पूरी होंगी। और ये सरकार 5 साल के लिए बनी है, 1 साल के लिए नहीं बनी है। अगर मैंने 1 साल में अपने बनी में हुए काम गिना सकता हूं, तो मुझे यकीन है आने वाले 4 साल में इतने काम होंगे, शायद मेरे किए हुए वादों से ज्यादा काम होंगे। और इसके साथ साथ एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का, अपने हेल्थ मिनिस्टर, अपने जावेद राणा साहब, जावेद डार साहब, स्पोर्ट मिनिस्टर, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरीके से बनी की तरक्की के लिए उन्होंने अहम रोल अपनाया है। और जनाब एक और चीज जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि बनी के लिए आज तक बनी के नाम के पोस्टर आज तक कठुआ में नहीं लगे, कभी नहीं देखे मैंने कि बनी के नाम के कोई पोस्टर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी लगे हों। लेकिन आज जनाब जीवल में लगे हैं और डोगरा चौक में लगे हैं। आज बनी के पोस्टर और टूरिज्म की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से हमारे पोस्टर जम्मू में लग रहे हैं। बनी को एक पहचान दी जा रही है। और मैं क्यों शुक्रिया अदा ना करूं ऐसे सीएम साहब का कि वो मुस्लिम है, जहां एनसी पार्टी से हैं, तो अगर मैं इस बात से उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो इससे बड़ी लानत की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब इस सरकार का, और मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता के उमर साहब के साथ जोड़ा है और तरक्की की राह पे हम चल रहे हैं। आगे भी मैं उम्मीद करूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे साथ में बैठे हुए मेरे भाइयों का, बीजेपी वालों का। ये टाइम टू टाइम मुझे प्रवोक करते रहते हैं और मुझे उत्साह मिलता है
मजा आता है। और सर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई बुखलाहट होती है मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उनकी बुखलाहट देख के मुझे खुशी होती है कि बनी की, और लगता है कि बनी की तरक्की से इनको क्या जलन है शायद, जहां को बुरा लग रहा है कि बनी की तरक्की क्यों हो रही है। जनाब बनी भी जम्मू का ही एक हिस्सा है। जिस जम्मू की आप बात करते हो जम्मू में बनी भी आता है। अगर आज बनी की तरक्की हो रही है तो आपको भी खुश होना चाहिए, आपको भी ताड़ियां बजानी चाहिए, चाहे झूठे मन से बजाओ लेकिन मुझे बजानी जरूर चाहिए। आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपोजिशन वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहुत बौखलाहट दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तारिक गनी साहब, आप बोलिए, आपकी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं है, आप बोलना चाहते हो तो बोलिए, इसके बाद श्यामलाल जी तैयार रहे। इसके बाद सर मैंने गुजारिश की थी, वो अमेंडमेंट भेजी थी रिजर्वेशन के इशू के बारे में, शायद वो दर्ज नहीं है। नहीं है अमेंडमेंट रिगार्डिंग रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। दिस सब जुडिस मैटर। जी सर, मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जी, और ये जजमेंट है ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द रेस्पोंडेंट्स। जजमेंट है सर, ये आपकी तकरीर अब शुरू हो जाएगी। मैं सर सिर्फ पढ़ूंगा। Objectivity and impartiality of the administration of justice courts as a public and open institution must always remain open to public observations, debates and criticism. In fact, courts should welcome debates and constructive criticism. Every important issue needs to be vigorously debated by the people and the press, even if the issue of debate is sub judice before a court. However, those who offer criticism should remember that judges cannot respond to such criticism. So, the sub judice does not bar us from debating over such an important issue. आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप बात कर सकते हैं। मैंने अभी सजाद साहब ने भी जब पॉइंट उठाया यहाँ पे स्टेटहुड के बारे में, मैं बात करने में रोक नहीं सकता हूँ। कोई स्टेट मांगे तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, मांग सकता है, तकरीर कर सकता है, जिस तरह मैं आपके पॉइंट पर भी आ रहा हूँ। मगर जो मैंने रिजेक्ट किया कि एज अमेंडमेंट ये गवर्नर साहब का जो एड्रेस है शुक्रिया की तहरीक जाएगी विद दिस अमेंडमेंट को मैंने डिसअलाउ किया। आपके अमेंडमेंट को भी डिसअलाउ किया। ये जो आप दलील दे रहे हैं, आप कहते हैं कि आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, यू कैन टॉक नो प्रॉब्लम, मैं बंद नहीं कर रहा हूं, मगर एज अमेंडमेंट आप इसको मैंने अलाउ नहीं किया। Amendment with this purpose always to discuss it, debate it. That is the purpose. Please. Can't you discuss it without amendment? बहरहाल मैं बहस नहीं कर लूंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आपकी खिदमत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट हमारे सरा खूब नहीं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ सरा खूब, क्वेश्चन ऑफ वी हैव टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वी आर फॉलोइंग द डायरेक्शन। यस सर, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं कि बात करने दो, मैं बात करने की इजाजत दे रहा हूँ, ठीक, बट आई एम नॉट इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ नो सर, कभी कर लेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होकर बात कर लेंगे। चलिए आगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, महवे गुफ्तगू है दो मिनिस्टर साहिबान। अभी उन्होंने फरमाया डिप्टी सीएम साहब ने, क्या वो तुम्हारे ही प्यारे नहीं है, वो तुम्हारे ही प्यारे नहीं है, वो हमारे भी है। और मैं इतना ही ऐड कर लूंगा, जो नहीं जानते वफा क्या है, वो इनके प्यारे हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के प्यारे हैं, इतना ही ऐड कर लूंगा, वो जो नहीं जानते वफा क्या है। चलिए, बहरहाल मैं इसके अलावा
मेरी इंटरवेंशन पूरी सुनकर ही कोई फैसला कर लें। पहले ही जुमले से शुरुआत मैं इतना कहूँगा, फैज़ मुझे याद आया, आज बीमार था तो फैज़ याद, वही एक उम्मीद है वो जो उन्होंने तसल्ली दी है आजकल के हालात में हमारे लिए भी, वो है न दीद है न सखन, अब न हर्फ है न पयाम, कोई भी हिले तस्कीन नहीं और आस बहुत है, और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। मैंने इसलिए जब मैंने एलजी साहब का एड्रेस पढ़ा, मैंने वो कापी आज साथ नहीं लाई, पिछले एड्रेस की कापी साथ ले आया हूं। आज के एड्रेस की कापी नहीं है मेरे पास, साथ नहीं है, तो शायद गफलत में आज लास्ट ईयर की, लेकिन वो भी रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट ईयर गवर्नर साहब ने हस्ब दस्तूर एड्रेस पढ़ा तो उसमें दो बातें खास तौर पर उजागर की है। उसमें एक ये कि मैंडेट मिला, मैंडेट की बड़ी तारीफ की, असेंबली चुनाव हुए और ये भी फरमाना था उनका 7 साल के बाद हुआ, ये भी कहना था। और मैं सिर्फ इतना ही गुजारिश कर लूँगा और एक जुमला है, बाद में उस पर आ जाऊँगा, लेकिन गवर्नर साहब, एलजी साहब जहाँ भी हूँ पता नहीं सुनेंगे भी, ये कहूँगा कि आज मिनिस्टर साहिबान की अपनी बात है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान कितने डिसएम्पावर हैं, बार बार दोहराते हैं, लेकिन ये हाउस कितना डिसएम्पावर है, मुझे दुख उस बात का है ज्यादा। ये नहीं ये कहेंगे कि इस तरफ के बेइख्तियार बने हैं, मेरे दोस्त हम सब बेइख्तियार बने हैं मैंडेट मिलने के बावजूद भी। प्राइवेटली शायद पब्लिकली ना कहें, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी जब भी मेरी गुफ्तगू होती है तो ये सवाल होता है कि कुछ होता नहीं, अफसर सुनता नहीं, कई ये एक आम नरेटिव है विद इन द रैंक्स ऑफ ऑनरेबल MLAs कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स, और होगा भी नहीं ऐसा। अगर ऐसा नहीं होगा फिर यूटी माने क्या रखता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन पार्टी। मैंने कई बार कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए ऑन दिस वेरी फंडामेंटल इशू कि हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है बाय डिसएम्पावरिंग दैट मैंडेट, दैट हिस्टोरिक मैंडेट जिसके बारे में ऑनरेबल एलजी साहब ने फर्स्ट सेशन में ही तज़किरा किया। ये एक चीज़ है, गुजारिश है, गौर फरमाइए। और इसके अलावा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने गुजारिश की थी, ये जो हमारा खिता है, हमारा जो इकोलॉजी का सिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेजाइल है। और जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट हूँ और मामलात हूँ, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से मैंने गुजारिश की थी क्लाइमेट बजट अलग से बनाया जाए, बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट न्यू दैट वी आर सजेस्टिंग समथिंग न्यू टुडे, ये इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव लिस्टेड दिस इन द बजट, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंसर्न्स। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, वंस अगेन आई रिपीट इट, रीट्रेट इट, क्लाइमेट बजट अलग होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र नहीं है इसमें। और इसके अलावा सर, जहाँ तक हमारे इस बार बार हम कहते हैं यहाँ से भी नौजवान हमारा फोकस है, सरकारें कहती है और अपोजिशन भी कहती है, what we are offering in this budget, in this governor's address for youth, यंगर जनरेशन के लिए क्या है? कुछ उम्मीदें, कुछ छोटा सा तज़किरा, इतने 100 वगैरह वो किया है,
लेकिन तादाद क्या है हमारी इस खिते में बेरोजगारों की? वर्चुअली वी आर लिस्टेड अमंग द, ऐसे रियासतों में, ऐसे यूटीज में हमारा लिस्ट है जिनका रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। वजूहत कई हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मावनत की कमी रही होगी, वो भी मानता हूं मैं, लेकिन इसको फोकस में ना रखे हम। और इसीलिए सर मैंने जो ये यहाँ दोहराया था कि रिजर्वेशन का मामला है, मैं रिजर्वेशन के बारे में, ये सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, उनका हक बनता है कि उन्हें मावनत की जाए, नॉट, उसमें डिफरेंस नहीं, लेकिन मेरिट को अगर तस्लीम न किया जाए, अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाए, लाजिमन एक बड़ी बेचैनी पैदा होने का एहतमाल है, अनरेस्ट पैदा होने का एहतमाल। और मैंने सुना है, अखबारों में आया है कि हमारी सरकार ने एक कमेटी भी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट भी भेज दी, अब कब आएगी? लेकिन मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा, दिस हाउस कैन नॉट डिप्राइव अस फ्रॉम डिबेटिंग ओवर दिस इशू। इसलिए मुनासिब है कि चीफ मिनिस्टर साहब की वसातत से आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वी मस्ट हैव ए क्लियर कट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन इन दिस हाउस, ये मेरी गुजारिश होगी। और इसके अलावा जहाँ तक हमारे अभी यहाँ कुछ साथियों ने जिक्र किया था फ्लड्स का, जम्मू के साथियों ने, फ्लड है यारा, किसका घर उजड़े, फ्लड देखता नहीं है, कम से कम फ्लड डिस्क्रिमिनेशन करता नहीं है, अच्छा है बुरा है, इस धर्म का है उस धर्म का है, जब सैलाब आता है किसकी झोंपड़ी गिरती है, किसका महल गिरता है, देखता नहीं है। और इस वजह से इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर का सवाल ना बनाकर मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर ये कल बजट पेश होगा, आप देख लीजिए रिसोर्सेज लेवल क्या है हमारी। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ दैट देयर इज समथिंग बीइंग हिडन, जो बंद किया जाता है, अगर ऐसा है हमारा इख्तियार बन जाता है इस हाउस में कि हम मजबूर कर लें, कायल कर ले मौजूदा सरकार को कि फ्लड ज़दागान को मावनत न करना उतनी जितनी ज़रूरत है, वो नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि गुनाह है। मैं इसमें गुजारिश कर लूँगा, ऑल ऑफ अस कम टुगेदर, ऑल ऑफ अस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, इन्होंने कहा प्यार की बात, मैं तो वो जुमला नहीं कहूँगा, मुझे कभी ही प्यार होता है और प्यार की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन सरकार है, हमारी सरकार है, पूरे मुल्क को चलाने वाली सरकार है, उनसे गुजारिश है कि सैलाब आया, ज़्यादा आया जम्मू में, उसमें शक की बात नहीं, कुछ मकान मिले, ज़मीन मिली, लेकिन वो कम है। इसके अलावा जो रेस्टोरेशन होनी चाहिए, जो मावनत होनी चाहिए, वो मिली नहीं, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ का क्रॉप उजड़ा, लेकिन कश्मीर का सेब भी उजड़ा। आप जाइए वहाँ खुद, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, own them, own Kashmiris as well. We must own Jammu as well. All of us together. Jammu Kashmir belongs to all of us. तो इस वजह से गुजारिश है, उस सेब का क्या बना? सारी नजरें उस सेब पर, एक किसान की खेती पर, सेब पर, गेहूं पर, चावल पर, वही है। अगर वो उजड़ जाए तो उसकी सुबह आती नहीं है, उसका मुस्तकबिल तारीख बन जाता है, यहाँ से नौकरियाँ नहीं। और इसके अलावा सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि यूथ के बारे में एक चीज़ बताऊँ, कोई सुन न ले, लेकिन कौन सुन लेगा? ये तो गैलरी है, माशा अल्लाह, सीनियर ऑफिसर्स, क्यों आ जाए यूटी की असेंबली में, यहाँ बैठे क्यों? वो स्पीकर साहब आपकी तवज्जो। मैं सुन रहा हूँ, बहुत सुन रहा हूँ, आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। और नहीं सर, नहीं सर, और यहाँ विजिटर्स भी कमी है, क्यों आ जाए जब उम्मीद बची नहीं है हमसे कुछ। तो बहरहाल, हाँ फरमाइए। अब नौजवानों के बारे में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक कंसर्न है हम सब का, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन्स। मिलिटेंसी रही, कौन नहीं मरा, इस खाते में कितने मरे,
आपके खाते में, मेरे खाते में कौन बचा यारा? उन्होंने कोई रियायत बरती नहीं, लेकिन पुलिस ने काम किया। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है। और ये कहना मुबालिगा नहीं होगा, कई जगहों से इत्तला आ रही है, शायद रोजगार नहीं तो थानों में ही जगह है, जेलों में ही जगह नहीं। तो ये गुजारिश हमारी तरफ से, जो बाहर जेलों में कैदी हैं उनको यहाँ लाने में दिक्कत क्या? क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है यहाँ भी जेल और थाने भरे हैं और बाहर भी एहतिमाल है और जेल खोलने पड़ेंगे। ये सवाल है हमारे सामने और गुजारिश मैं कर लूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जानते हुए भी आप माशाअल्लाह बहुत कुछ कहे, थानेदार और तहसीलदार आपके दायरे इख्तियार में है नहीं, और माशाअल्लाह हमारे दायरे इख्तियार में पटवारी या नंबरदार भी नहीं, ये हकीकत। तो इसलिए हमारे कंसर्न साझे हैं, मुश्तरका है कि असम्बली को भी बाइख्तियार बनाया जाए और ये जो सिक्योरिटी मामलात है इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक एलिमेंट बहुत ही जरूरी है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, वो है अवाम का एतमाद हासिल करना। अगर अवाम में एतमाद साजी का अमल रुक जाए या इसके बरक्स हरासमेंट का, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट्स का सिलसिला जारी रखा जाए तो जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है मजीद खराब होने का एहतमाल है, इसलिए इससे गुरेज किया जाए। सर, यहाँ मैंने पहले भी बताया था, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने दिखाया आपको, ये भी डिमोलिशन का सिलसिला पता नहीं पहले भी था, हमने चोर उठाया। और यहाँ जम्मू शहर में ट्रांसपोर्ट नगर में एक सोशल मीडिया सहाफ़ी, उसका मकान, और आज तक भी मालूम नहीं किसने किसके हुक्म पर गिराया गया। यानी ये भी मालूम नहीं है कौन है वो जिसने हुक्म दिया और क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फैसला है सर, कोई भी हर शहरी को, चाहे वो किस जगह का है, कहाँ का है, किस रंग का है, उसे अधिकार है, हक है छत रखने का। और अगर छत कोई गिराई जाए कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए, उसमें जरूरी है कि नोटिस दे दो कि आप गलत हैं, इसलिए गलत है, वो वजूहात बता दो और मौका दे दो वो अपने डिफेंस में भी कुछ कहे। ऐसा हुआ नहीं, यकायक गाड़ी चली और जमालिश हुआ। सलामत है आज हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। सैल्यूट करता है तारिक आमी इस हाउस से कि अब भी मेरा जम्मू, मेरे सपनों का जम्मू जिंदा है। जब एक मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिशियल ने, वो हिंदू है, मुझे माफ करना मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो जम्मू का है, उसने सामने आकर कहा जिसका ये छत गिराया गया, मैं अपने घर को पेश करता हूं, उसके लिए 5 मरले जमीन भी देना चाहता हूं। जम्मू जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। कोई शक कर ले जम्मू की नीयत पर, हो सकता है कुछ लोग बिगड़े हुए हों, वो कश्मीर में भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जम्मू की साख्त अब भी जिंदा है, सलाम करता हूं। लेकिन साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब, इतनी सी गुजारिश की थी मैंने आपको, वो ये है कि कुछ तहकीकात कर लीजिए, लेकिन तहकीकात भी किन से करवाएंगे? ऑफिसर्स यहाँ नहीं आते सुनने के लिए, पता नहीं कौन अफसर सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन रात को इधर होता है कौन रात को उधर जाता है, ये पता ही नहीं है। क्रॉस रोड्स पर सारा है। बहरहाल मैंने चाहा था तहकीकात हो, लेकिन अब हम कहेंगे कि यहाँ की कुछ कमेटी बने, वो तहकीकात कर ले, भला हमारी बात कौन सुन लेगा। लेकिन ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जो भी अहले इक्तदार है, जिनके हाथ में मुट्ठी है, मुट्ठी में ये हमारा जो यूटी है, उनसे गुजारिश कर लूंगा, ये नुकसान सिर्फ नहीं है चंद मिनिस्टरों का, ये नुकसान आज की असेंबली का ही नहीं, जितनी ज्यादा डिप्राइवेशन बढ़े, जितनी ज्यादा
महरूमियत बढ़े, नाउमीदी बढ़े, इसका नतीजा यही हमने देखा है हर दुनिया के हर खित्ते में, उसमें डेस्परेशन का एलिमेंट पैदा हो जाता है। डेस्परेशन, एंड डेस्परेशन मीन्स एनीथिंग। डेस्परेशन इज डेस्परेशन। वो पत्थर उठाए, वो अपना सर फोड़ दे, क्या कर ले, डेस्परेशन की सिचुएशन बन जाती है। ना हो ऐसा। गुजारिश है कि इस दलील को, स्टेटहुड को आप फेवर ना समझ ले, जम्मू कश्मीर को फेवर ना समझ ले। अगर ये ओटूट है तो ओटूट इसको इंडियन डेमोक्रेसी का बनाइए, जो बची खची जमहूरियत है, जो बची खची जमहूरियत है, कम से कम उसी का हिस्सा बनाइए। ये इस हाउस की आवाज होनी चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। टेरिटरीज आर सेफ, फौज है वहां, पुलिस है वहां, सीआरपी बीएसएफ है वहां, लेकिन जहां तक टेरिटरीज में जनता का ताल्लुक है, अगर उनका कद नीचे हो जाए, अगर वो महरूमियत के शिकार हो जाए, ये अदा रास आती है मुल्क के दुश्मनों को, मुल्क के दोस्तों को नहीं, मुहिब वतन को नहीं। ये मेरी गुजारिश है। पता नहीं कोई सुन ले, गौर कर ले इन सवालात पर। हमारा एक एमएलए साहब है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, उधर अरे क्या कहते हैं, उसने गालियां दी। तो गालियां देने पर माशाअल्लाह, तो कल हम आपस में भी कुछ गुफ्तगू तेज कर सकते हैं, फिर हमारी जगह भी वही है। गुजारिश है पूरे हाउस से, आपसे, आप थोड़ा सा मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखिए। एलओपी साहब मुस्कुराहट से वो देखिए कि वो भी हमारा मेंबर है, लोगों ने चुना है उसको, जैसे मुझे चुना है। और अगर ये हाउस इनडिफरेंट रहे एक एमएलए के मुतालिक, यार वो तो तौहीन है इस हाउस की। ये तो मेरे ख्याल में फर्ज शनासी नहीं है। तो मुतालबा है मेरा सरकार से कि जो सरकार माने रखती है डिटेंशंस के बारे में, उनको राह करने में ज़्यादा देर ना किया जाए। सर, इसके अलावा वन मोर थिंग इज हैपनिंग, राइट्स के बारे में यहाँ इसमें जिक्र आया है। आज के भी इस जो हमारा खुतबा एलजी साहब का, प्रेस की आज़ादी, और जो पहला खुतबा है वो ये है, इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है कि दिस इज दिस पिलर, दैट पिलर, वगैरह वगैरह। वो पिलर कहाँ है सर? पिछले दिनों ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, प्रोफाइलिंग मास्क्स एंड ये जो उनके नमाजी हैं, अजान देने वाले हैं, इमाम हैं। I have not heard it earlier, not at all. There may be certain miscreants, yes. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सही। कहीं पर टेररिज्म को प्रमोट करने की बात हो तो उसके बारे में नोटिस लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रोफाइलिंग एवरी पर्सन, मास्क्स एंड देन इमाम्स, मुअज्जिन, ये मेरे ख्याल में मुफीद नहीं है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए। और फिर ये भी जिन अखबार वालों ने, जिन रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, एक रिपोर्टर बेचारा क्या कहे, वो तो रिपोर्ट कर लेगा। आज हमारी बिजनेस है, किसने क्या कहा वो रिपोर्ट कर लेगा। उन्होंने भी रिपोर्ट किया, लेकिन उनको समन किया गया, आपने क्यों ये रिपोर्ट किया? और मैं नहीं कहता, इंडियन एक्सप्रेस कहता है, वहाँ के एडिटर कहती हैं, उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट भी छापा है, उनके अखबार में भी छापा है। सो माय पॉइंट इज, थोड़ा सा ये जो हम कागज का वर्का यहाँ डालते हैं हमारे पास, यहाँ इसकी कदर करना तो सीखो। जो आप कहते हैं, जो आप हमारे सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने रखते हैं। एलजी साहब ने कहा है, मेरी सरकार में एलजी साहब से ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ही पेश किया, तो और किससे गिला करूं मैं। मुझे उम्मीद है कि शायद बात पहुंचे उन तक, वो गौर कर ले इस पर। लेकिन यही कहूंगा। थैंक यू। तो इतना ही, बहुत बहुत आज इतना ही। बहुत। श्यामलाल जी। धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा
आपके माध्यम से कि चाहे इस तरफ से कोई ऑनरेबल मेंबर बोले, चाहे इस तरफ से बोले, उचित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। एक लेजिस्लेटर ऑनरेबल लगा हुआ है और चेयर को भी उसका नोटिस लेना चाहिए। पेशे से डॉक्टर हैं और नए नए विधायक बने हैं। उन्होंने इन टोटलिटी कपूत कहा है, हिंदी का शब्द है। मेरी चेयर से गुजारिश होगी कि आप हिंदी के किसी इंटेलेक्ट को बुला के कपूत की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, और मेरी गुजारिश होगी कि ऑनरेबल मेंबर जो है अनकंडीशनल इस हाउस में माफी मांगे। बैठिए बैठिए, सुनिए। इसके बाद सुनेंगे। मैंने एग्जांपल दी है। एग्जाम्पल बिल्कुल दी है। बैठे बैठे आप बैठिए। मैंने तो एक एग्जांपल दी कि जनरेशन होती है मुहावरा है। अब ये अपने आप को उस कैटेगरी में क्यों ले रहे हैं? मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहूंगा। ये क्यों उसको तरफ लेके जा रही है? हाँ बताइए। मैंने मैंने तो बिल्कुल कोई आगे नहीं किया और फाइनली लास्ट में मैंने यहाँ पे सपूत नहीं बन सकते तो ये पर्टिकुलरली अपने को ये चीज मैंने हाउस की बात की है। मैंने इनको पहले ये एजुकेट करिएगा कि एक एक शब्द जो है और एक एक पीस ऑफ पेपर जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी है। मैंने कलेक्टिवली पूरे हाउस को कहा है, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं, आप भी आते हैं। ये इस किस्म के शब्द, यहां बड़े टॉल लीडर्स रहे हैं इस हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी, और हमने यहां का जो पार्लियामेंट प्रोसीजर और प्रोसीडिंग रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इतनी नॉन सीरियसनेस है, और मैं आज जितनी शिकायत है वो ऑनरेबल चेयर से करूंगा, क्योंकि मुझे सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इस हाउस की जो सेंटिटी है वो बरकरार रखनी चाहिए। यहां एक ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन था, कंट्राडिक्टरी रिप्लाई है मेन आंसर में और सप्लीमेंट्री में। ऑनरेबल मेंबर हमारा लिख के भी आपको कहेगा देयर इज ए प्रोविजन इन रूल, बट ऑनरेबल मिनिस्टर इतना लाइटली इस हाउस को नहीं ले। यहां से मेरे बहुत सीनियर साथी एक बात कर रहे थे और उनके बात करने के लिहाजे में बहुत डेप्थ होती है, ये ताली दोनों तरफ से बजती है। अगर सरकार की फंक्शनिंग इतनी नॉन सीरियस होगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स पे ऐसी होगी, ये किताबचा हमें पिछले साल भी दिया गया था, और मेरे ऑनरेबल जो मुझसे इमीडिएटली मुझसे पहले बोल रहे थे उन्होंने डेलिबरेटली ये बात कही है। मैं उनको 4 यहां की जो असेंबली है उनसे जानता हूं कि मैं पिछले साल वाला लेके आया हूं। मेरे बड़े भाई आप पिछले साल वाला लेके आए, मैं उससे पिछले साल वाला भी ले आया हूं। उसमें ये विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार का होता है, पहले वाले में आज वाले में जो है 70 बातें कही हैं, 25-26 वाले में 71 है, और जो बीच में बिटवीन हाफ हुआ उसमें 53 है। मुझे लगता है ये किताब ही पढ़नी है हमने, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और जो मेंशन भी किया हुआ है, मुझे हंसी आ रही थी, यहां से ऑनरेबल मेंबर्स बोल रहे थे ये हुआ, मुझे ये बताओ कि स्टेट किटी से क्या है। हाँ, ये फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पहले भी करती थी, अब भी करनी है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लिबरल फंडिंग हो रही है, मुझे वहां से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप एलोकेशन ऑफ फंड्स करते हैं तो आपकी अप्रोच बड़ी रैशनल होनी चाहिए। वो जब डिपार्टमेंट्स आएंगे ऑनरेबल मिनिस्टर के,
उसमें अकाउंटेबल है ऑनरेबल मिनिस्टर। नोबडी इज अबव द लॉ एंड अबव द हाउस। एक सेट फ्रेमवर्क में हर व्यक्ति विशेष को और ऑनरेबल मिनिस्टर और एमएलए को और चेयर को काम करना है, उससे बाहर तो कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए मेरे लिए तो ये किताब है अचीवमेंट एंड फ्यूचर। अचीवमेंट में तो मुझे स्टेट की तरफ से कुछ नजर नहीं आया, जहां आया है वहां भी बात करूंगा। जब लिबरल फंडिंग भी हो रही है और कहीं दिक्कत नहीं है, जो फाइनेंशियल एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टिट्स एंड बीट्स हैं, उनको डील तो ऑनरेबल मिनिस्टर ही कर रहे हैं। यहां यह भी कहा गया इतने चीफ इंजीनियर बनाए, इतने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए, दैट इज द रूटीन प्रोसेस। वो अचीवमेंट में नहीं आता। आता है ऐसा सर कभी? ये अचीवमेंट में नहीं आता, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा है सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं। और ट्रांसफर कभी भी मेरिट में नहीं आता कि मैंने कितनी ट्रांसफरें की हैं। तो इसलिए ये जो था ये डॉक्यूमेंट आना था, और फ्यूचर हमारा भविष्य के लिए हमने क्या प्लान किया है वो मुझे नजर नहीं आया। ट्रस्ट डेफिसिट की यहां बात हुई, पारदर्शिता बढ़ी है। जब आपके क्वेश्चन और आंसर में ही पारदर्शिता नहीं है और यो आप लोग डेलिबरेटली हाइड कर रहे हैं। मुझे आज एक नया वर्ड मिला स्पीकर साहब, जैसे उधर कपूत के लिए बोला है ना, ये एक और नया इंग्लिश वर्ड आया है। ये मदर सैंक्शन क्या है? प्लानिंग मिनिस्टर इज वेरी मच इन द हाउस। वो और उनकी परमात्मा की दया से एंग्लो भाषा पे कमांड भी बहुत अच्छी है। वो बताएंगे ये मदर सैंक्शन और क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ऑनरेबल स्पीकर साहब, वो उसी पे सारी सरकार की कारकर्दगी जो है वो नजर आती है। तो ये बातें हुई, भागीदारी को, इकोनॉमिकल इकोलॉजी इक्विटी की बात की, अच्छी बात है। गवर्नेंस की बात आई, भाई कंट्राडिक्ट क्यों हैं आप? एक तो मेरी तरफ सारे मेंबर कह रहे हैं गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट। यू कॉन्ट से गवर्नेंस। गवर्नेंस की डेफिनेशन कुछ और होती है। वो मैं तारेगामी साहब से थोड़ी ट्यूशन ले लूंगा, वो इसके लिए मुझे एजुकेट करेंगे, क्योंकि हर बार एक पॉलिटिकल आदमी एक विद्यार्थी रहता है और रहना चाहिए। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारी चीजें जो हैं हम आत्म मंथन करें कि ये जमीनी सतह पे नजर आ रही हैं। क्या हम हक और जो इंसाफ है वो कर रहे हैं, या विंडिक्टिव राजनीति के हम शिकार हो गए हैं? हमें ये नहीं हुआ, हमने ये नहीं करना, ये अप्रोच राजनीति में कभी नहीं रही है। अपोजिशन का भी उतना का हक है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड है, और जो अपोजिशन है उनके पास मैंडेट ज्यादा है, सिरों का, वोट परसेंटेज का, सीट्स हुकूमत के पास ज्यादा है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। मैं अप्रिशिएट करता हूं और करना भी चाहिए, लेकिन अपोजिशन को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोगों के फंडामेंटल राइट हैं उनसे आप डिप्राइव नहीं कर सकते। वो फंडामेंटल गारंटी मेरा संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है, हर नागरिक को यहां के को देता है। अब मैं सबसे जीएसटी के बारे में यहां कहा गया है, ये भी हमारी अचीवमेंट है। ये एक नेचुरल ट्रेंड है ऑल ओवर इंडिया। वहां का रेवेन्यू रिसीट और एक्साइज ड्यूटी देखिएगा आज, जिससे ये डेवलपमेंट हो रही है, तो अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यहां कोई 525 करोड़ का इजाफा हुआ है।
जब थोड़ी सी कीमतों में भी ऊपर नीचे होता है तो ये चीजें जो हैं ये स्टैटिकल उसमें आती हैं सारी बातें। अब आ गया सबसे यहां में क्वेश्चन की बात, फ्लैश फ्लड एंड रेस्टोरेशन। अब हम नए नए नाम दे रहे हैं, ठीक है, शासकीय उन्होंने भी दे दिया। और यहां एक क्वेश्चन में कहा कि हमें फ्लड की रेस्टोरेशन के लिए कहीं पैसा नहीं मिला। भाई गवर्नमेंट से सवाल किया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर ने इसीलिए ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आप सरकार हैं, सवाल सरकार से पूछा जा रहा है, सुरेंद्र चौधरी से नहीं, इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर से नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है सरकार की। आप क्यों फिगर्स को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 1431 करोड़ रुपया जो शासकीय में आया है, आप नंबर्स भी बता रहे हैं, उसमें से कितना शेयर आपका है वो भी मेंशन किया है, और 1080 करोड़ आप कह रहे हैं मंजूर भी किए हैं, और एक तरफ कह रहे हैं आया ही नहीं। मुझे लगता है कि ये चीजें या तो नॉन सीरियस एट द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, या गवर्नमेंट पर तो सीधी सीधी बात आती है कि इन चीजों को देखा नहीं जाता है। अपोजिशन का यही काम है ना, हम वॉच टॉक हैं। तैयारी के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर्स और सरकार को आना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, सेंट्रल स्कीम की मैंने बात कर दी, रोड कितने बने, टनल्स कितनी बने, भाई कितनी देर हम गिनते रहेंगे? आप ये बताओ, आपने 16 महीने में 2 महीने वहां भी कम कर दिए, या मैं गलत हूं? और मैं दिन भी गिन देता हूं, और यह भी बता दूंगा आगे जाके कि आपने हर महीने में कितने काम किए जो आपकी कमिटमेंट थी, वो भी बताऊंगा। रेल नेटवर्क, अरे इसमें स्टेट की क्या कंट्रीब्यूशन है? कहीं भी नहीं है, और ये तो कंटिन्यू चल रहा है। जो अच्छी चीजें हैं वो तो आप हमारे साथ शेयर करते नहीं सरकार, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, नहीं जी वो भी हमने किया, ये तो मैंने देखा नहीं कभी। अब आ गया पावर सेक्टर। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा डिपार्टमेंट को भी और ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर को भी कि आपने टीएनडी लॉसेस जो है वो 9% रोके हैं, और रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो 16% बढ़ाई है। एप्रिशिएबल होना चाहिए। टीएनडी लॉसेस जो है हमारे, मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में सबसे ज्यादा है, और मुझे यह भी पता है कि हम पर यूनिट कितना पैसा खर्चते हैं और आगे किसने जाता है। अगर 16% ऑनरेबल स्पीकर साहब रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ा, तो मेरे जम्मू में तो 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट हो गई बिजली में। पता नहीं मेरे साथी इत्तेफाक करते हैं ना, हुई है ना, सब जगह हुई है, वो आपके नहीं हुई कश्मीर में। मैं भी बता दूंगा कि गैप कितना था। मैं देखिए, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, सुनने की हिम्मत रखो, सतर्क रखो, हेल्दी डिस्कशन, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को भी देख लो। चंद्रशेखर जी क्या बात करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे, सिकंदर बख्त जी कैसे बात करते थे, और इस हाउस में भी देखिएगा बड़े डिसेंट वे से भी हम कन्वे कर सकते हैं। है जो बात वो माननी चाहिए। मैं आंकड़ों के साथ बात, राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चौधरी साहब इस स्टेट के, मुल्क के। नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, आपको कमेंट्री लाइक नहीं, ये होनी नहीं चाहिए। पब्लिक डोमेन में भी और यहां भी, पब्लिक डोमेन में भी आपने कल जो बर्ड शूट जो आप करो, आपका आजाद करो, कितनी जगह से होके आए हैं, अपना रिकॉर्ड देखिए। अभी 1.5 साल पहले कहां थे? डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल।
मैं कांग्रेस से 7 साल पहले आया, कांग्रेस में तो ये 4 जगह से होके आया भाई। शादी छाननी को क्या मीना मारेगा? बताऊंगा ना, मैं भी बताता हूं, बताऊंगा। आप तो बंदर कहते हैं उनको, आपने तो बंदर कहा सबको। क्या ये हमारी एटिकेट्स है? ये एटिकेट्स होने चाहिए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में कि सुबह सुबह उठ के बंदर जो है वो नाच करना चाहते हैं। किसको कहा बंदर? अब करियर का अपनी बात करें आप। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन योर पार्ट। चलिए, कम टू द पॉइंट। यू आर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे ही आ रहा हूं, मेरा छोटा भाई भी है। पहले आप एमएलए हो, ये पद और पोस्ट मैंने देखे हैं। ताराचंद को देख लेना, यहां कहां है, वेयर ही स्टैंड नाउ। ये टेम्परेरी चीजें हैं। माया मरी ना मैं मरी और मर मर गया शरीर। मैं तो मारो अगर लोगों के खादम बनना है तो। चलिए आइए। बोले तो पावर का मैंने बताया चीफ मिनिस्टर साहब, ये मिसमैच है और ह्यूज गैप एलोकेशन में भी है। और आपने रेवेन्यू रिलाइजेशन जहां से है, आपने ये कहा था कि हम 100%, और आपने ये भी कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देनी है। नहीं, आपने जो कहा है वो भी मैंने, ये डॉक्यूमेंट भी मैंने रखा है। किताबी इन चीजों में मैं चलता हूं, ये डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूं, फ्लैग भी किया हुआ है। आ जाता हूं, उसमें आपसे ट्यूशन ले लूंगा। उसमें लिखा के सोलर से आएगी, सोलर से। मैं उसमें ट्यूशन ले लूंगा ना मेरे भाई, मुझे पूरा इत्राम है, मैं ट्यूशन ले लूंगा। तो कर्टेलमेंट की बात करूं, यहां जल जीवन मिशन की भी बात हुई। जो सरकार ये कह रही है कमेटी पे कमेटी बनी हुई है और 5 कमेटियां हैं, मैं इस सरकार को उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराता। ये पीछे से चलता आया। व्हाट इज द आउटकम? कमेटियां कुछ टाउनवर्ड मैनर में बनी थी, विजिलेंस का काम उस पर चल रहा है। पहली बार स्पीकर साहब आप भी काफी दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, करंट सीएजी का ऑडिट होता देखा कभी आपने डिपार्टमेंट का? जल जीवन मिशन का हो रहा है, गाने हैं बाजी। आप सच सच नमन करता हूं, कसीदे पढ़ लो। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, कितनी स्कीमें फंक्शनल हुई हैं। मैंने कहा इस गवर्नमेंट को दोष नहीं देता, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन सुधार करना चाहिए 16 महीने। अरे भैया, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, बताओ किसने स्कैंडल किया है? श्यामलाल ने किया है, किसने किया है? डोंट बी पर्सनल। मैंने आपको बोल दिया, यू आर वेरी डिसेंट पर्सन। अगर पर्सनल हो गए तो मैं पर्सनल करूंगा फिर। नो नो नो, मैं स्कैंडल कर रहे हैं ना, हाउस की कमेटी है, व्हाट, क्यों नहीं आ रही रिपोर्ट बाहर? आगे करके बात करिए सुरेंद्र चौधरी, पीछे जाके नहीं। मर्दों का काम है, छाती पे बार करो, ये नहीं। टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं। नहीं छेड़ के देख ले, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, छेड़ के देख लेते हैं। चलिए, अब बड़ा ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं आप जो मुझे फंडामेंटल गारंटी है उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, और मैं कभी भी डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूं। अच्छी बात। मुझे मेरे माता पिता ने संस्कार दिए और यहां से सीखा। आप डॉक्टर साहब बैठ जाइए। अगर दिए होते तो तू अपने आप को भी कपूत नहीं कहता। आप कपूत नहीं कहते अपने आप को भी और इन सबको। रूल कोड करिए, किस रूल के तहत मैं वापस लूं? बोलिए।
आप इस रूल के तहत मुझे बोल रहे थे वो मैं बता दूंगा आपको, अभी बताऊंगा। इन राइटिंग में जाएगा स्पीकर साहब को, मैं इन राइटिंग में भेजूंगा। हम बोलने नहीं देंगे फिर उधर तरफ से। ये हमारी मेरी और आपकी बात नहीं है, मैं यहाँ चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। मेरी और आपकी बात नहीं है, चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ। पहले हाउस के एटिकेट्स हमें सीखने चाहिए सबको। सर, टूरिज्म की बात आई। क्या आप कहते हो हो गई, जो कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, वो हमारे माँ बाप पे बात नहीं आती। मेरे जैसे आदमी ने नहीं कहा, आपने उनको भी नहीं कहते। मैंने कहा है, कह रहे हैं, मैंने कोट किया है। मैं जिनको आप सुरेंद्र जी, मैं चेयर को, हाउस को इन ऑर्डर रखना आपका काम है। सरकार का इस तरह का बिहेवियर बाहर भी बातें उठा के यहाँ ला, जिसने कहा है, के लोगों ने बाहर कहा कि सुरेंद्र चौधरी का डीएनए कराओ, क्या मेरे माँ बाप के ऊपर सवाल नहीं है? अगर कहा तो चलेगा, यही चलेगा। अगर कहा है तो गलत है। इसकी माँ पे बात की हुआ, आपने यही करने भाई, जो कहा है तो गलत है। मिनिस्टर की माँ पे जब बात आई, मैं आपने क्यों नहीं नहीं किया? किया। कोई कहेगा उसकी माँ को संदूक में डाल दो, कोई कहेगा इसके डीएनए कराओ, फिर आप हमें संस्कार सिखाओगे? क्या हमारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाई क्या? ये गलत है आपकी बात, ये ज्ञान मत दीजिए। हमें नहीं दुख हुआ, नहीं, हमें नहीं दुख हुआ, हमें नहीं दुख हुआ क्या मेरी माँ को पर्सनल नहीं। आप ये बात नहीं कर, जहाँ मत करो, नहीं ये नहीं होगा। आप संस्कार नहीं सिखाएंगे। अगर हमारा डीएनए टेस्ट होगा तो हम उनका भी कराएंगे, उनको बांध कर कहेंगे। जिन लोगों ने कहा है ना, वो तेरे घर में घुसे होते हैं। जिस आदमी ने एक सिटिंग मिनिस्टर को जान से मारने की धमकी देता है एक आदमी जो भगवा रंग का वो डालता है, एक आदमी बोला नहीं उसमें। और वो आदमी क्या क्या करता है ये अलग बात है, वो किस राजनीतिक तौर पे, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल मेंबर ऑफ दिस हाउस कंडेम्ड इट। और हाउ डेयर ये बोल सकता है सड़क का मवाली की एक सिटिंग आदमी को कोई गोली नहीं बनी, कोई गोली बनी नहीं जो इस सीने को पार कर सके। दिस इज नॉट पर्सनल, आई एम स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। डिड यू कंडेम्ड इट? दे आर वर्किंग विद यू, दे आर योर बी टीम, वो आपकी बी टीम है, वो आपकी बी टीम है। दिस इज नॉट हिपोक्रेटिक। नहीं, गलत गल है, गलत गल है। मुझे बताओ, अब आपके माँ बाप को मेरा बाप क्या था, आपको 11 बार उसने हराया। मदन लाल शर्मा ने 11 बार भाजपा को पटकनी दी है, उसने दर्जनों और गाली देनी होती है। आपको कंडेम करना चाहिए यार, यू आर ऑल सिविलाइज्ड। नहीं, ये गलत बात है। आप खुद चुप रहते हो, अब भी श्यामलाल जी बोल रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हो यार। आप, योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मैं यहाँ कुछ सीखने आया था, बट बड़ी शर्म की बात है, मैं लिहाज करता हूँ अपने लीडर का, मैं अपने कायदे कारवा का, बट आप लोग डबल स्टैंडर्ड हैं आपके यार। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो चलिए, बोलिए आप बोलिए। मैं बोल नहीं दूँ। देखिए स्पीकर साहब, बोलिए बस। मुझे पता है गवर्नमेंट सारी स्टेट पे, अब बैठ जाइए, सब जगह टोटल फेल्यूर है गवर्नमेंट का, वो सुन ही नहीं सकते। बोलो ना, मैं आंकड़ों पे बोल रहा हूँ, बोलिए। कोई उधर से उठ रहा है। यहाँ एक बात कोट हुई है, अब बोले ना, आप टाइम ज़ाया मत करो। ये देखिए, मैं टूरिज्म पे आ रहा था, किस चीज पे? टूरिज्म पे आ रहा था। Intervention in light of rules. 4 members, 2 of the ministers, one is a responsible opposition leader, another also an honorable member. We have been seeing for last half an hour. They have taken this entire house at ransom. चलिए, आप बोल रहे हैं ये, बोल क्या रहे हैं आप? जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑल दैट पर्सनल एक्सचेंज, पर्सनल एलिगेशंस जो इन्होंने एक दूसरे पे लगाए, और फॉर डिसेंसी एंड रेस्पेक्ट ऑफ हाउस, प्लीज हैव दोज एक्सपाइज्ड। ओके, रखिए। अब आगे, अच्छा बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर साहब, टूरिज्म की बात है, इसमें ऑलमोस्ट 2.5 पेज लगे हैं टूरिज्म में, जम्मू का नाम ही नहीं है, टोटल मिसिंग। यही बातें उजागर होनी है इस हाउस में, ये टोटल मिसिंग है। अब मैं
स्मार्ट सिटी की भी बात हुई है, जहां मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट का 5 मरले का जो इन्होंने, लेकिन उसको जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि लैंडस्लाइड से जो लैंड है वो सिंक हो गई है और पूरी सर्दियां ऐसे निकल गई। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये 5 मरले वाला जो है इमीडिएटली डीसी को कह के इसको जमीनी सतह पे पहुंचाया जाए। अब मैं लास्ट में ज्यादा नीच वक्त लेता हुआ रिक्रूटमेंट पे आऊंगा और आपकी कमिटमेंट, जो मेरे ख्याल आप उस कमेटी के चेयरमैन थे, जो आपका ये बना हुआ है, बड़े सीनियर मेंबर जिसमें सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और लोगों ने आप पे भरोसा किया। जमीनी सतह पे अभी आपका एक भी पॉइंट जो है वो जब आप जवाब देंगे तो उसमें आ जाएगा। तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे आता हूं। यहां कुछ साथियों ने कहा कि हर महीने इतने लगा रहे हैं, वहां से भी 2 करोड़ लगा रहे थे सेंटर से, वो भी बताऊंगा, वो भी बताता हूं। मैं इस हाउस को डिस्कस कर रहा हूं, चलिए बोलिए। मैं इस हाउस को डिस्कस कर रहा हूं और इस यहाँ की सरकार को डिस्कस कर रहा हूं। आप चुप रहिएगा, वो सुनने के मूड में नहीं है और उनको कल तरबियत दी गई थी ये कि आपने सुनने नहीं देना है। करिए कंप्लीट। रिक्रूटमेंट आपकी कमिटमेंट है 1 लाख, मुझे भी ये पता है सरकार नहीं दे सकती, लेकिन क्या हमने प्राइवेट एवेन्यू इतने कोई क्रिएट किए उसमें भी? और अगर हम कहें कितने किए, 16 महीने में 7,650, कितने 7,650, और अगर पर मंथ लगाएंगे तो 478 आएगा, 478 रिकॉर्ड स्टेट कर लेंगे मेरे साथी भी। अब मैं जो आपकी कमिटमेंट्स थी, जो आपका मैनिफेस्टो, पिछली बार भी मैंने ये 5 साल नहीं, आपने मैं पढ़ता हूं ना कितने दिन में लिखा हुआ है, पढ़ने तो दो मेरे भाई, मुझे पता है आप जवान हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव जॉब पैकेज फॉर यूथ, कोट अनकोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो, हेडेड बाई आदरणीय अब्दुल रहीम राथर, चेयरमैन एंड प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द हाउस। लिखा, प्रोवाइड 1 लाख जॉब टू द यूथ within first 3 months forming government we shall pass a Jammu and Kashmir Youth Employment Generation Act. This act will focus on creating sustainable employment and opportunity of youth. अरे मुझे याद तो कराने दो भैया, वो मुझे लगता है इतने कॉम्पिटेंट हैं मेरे चीफ मिनिस्टर, वो अपने रिप्लाई में देंगे। फिर उन्होंने कहा है जितनी वेकेंट पोस्टें हैं, उस समय थी 38,000, वो हम 180 दिन है टू फिल अप ऑल द वैकेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद इन 180 डेज एंड इंश्योर पॉलिसी फॉर फ्यूचर। कहीं नजर नहीं है। बिजली की बात मैंने पहले कर दी। फिर देखिए, ये सारा आपका ही है। अभी बात कर रहे थे 15,000, वो ठीक बोल रहे थे, लेकिन पहले 1 लगा रहे थे। बहुत ही होनहार हमारे विधायक हैं जिनने ओपनिंग की थी, लेकिन कमिटमेंट आपकी 5,000 की है, 15 की नहीं थी। लेकिन कितनी दे रहे हैं? ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। और डेमोक्रेसी में जब लोगों को सरकार के चुने हुए नुमाइंदों से और सरकार से विश्वास उठे तो फिर अनारकी होती है। मैं ये कंसर्न सरकार के नोटिस में ला रहा हूं। आई हैव नथिंग पर्सनल किसी के साथ भी, इसलिए बोल रहा हूं कि ये हमें सचेत होना है। हाउस क्यों लगता है, केओडी क्यों लगती है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनिस्टर सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उससे एक स्कूटनी होती है। हमें उस तरह से इन चीजों को लेना चाहिए। आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को सिलेंडर भी 6 देने थे।
पता नहीं कितने मिल गए हैं। राशन भी आपने 10 किलो जो है चावल उसमें स्पेशल थे। तो ये कुछ बातें जो हैं मोटी मोटी, इसलिए मैं ये जो किताबचा है जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दूसरा ये बजट यहाँ, और मुझे बजट ये नहीं मैं कहूँगा, ये उनका जो गवर्नर एड्रेस है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी ऑनरेबल स्पीकर साहब और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूरी उम्मीद हूँ कि 6 तारीख जो उनकी अपनी कमिटमेंट है अपोजिशन को छोड़ दें, क्योंकि हम इतनी नफरत एक दूसरे से कर रहे हैं, वो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में, आज कोई इधर है कोई उधर है। सुबह उठने से पहले अपनी औकात को देखना चाहिए आदमी ने कि मैंने अपना सफर कहां से शुरू किया था। और इस हाउस को हम होस्टाइल नहीं बनाएं। यहां एक ऑनरेबल मिनिस्टर से रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, उसने एक अपनी बाजार की बात यहां की है, किसी रफियन ने उसने मुझे भी कहा, ये उससे इस हाउस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये मेरी और उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम उस आदमी को टूथ एंड नेल अपोज भी करें। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, डिफेमेशन केस करो, क्रिमिनल सूट करो, लेकिन ये इस हाउस में ये डिस्कस करने वाली बातें थोड़े हैं। ये छोड़िए, ये छोड़िए, ये छोड़िए, किसकी टीम है, किसकी टीम है, ये बातें यहां नहीं करनी चाहिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। जब मेरे साथ बात हुई तो सरकार के किस मंत्री के पास गए वो मुझे जानकारी है, वरना मैं इतना कमजोर नहीं हूं। हमने हिम्मत रखी है और रखेंगे। व्हेन वी आर इन द पॉलिटिक्स ये बातें होती रहेंगी, कारवां चलते रहते हैं, डिफेंसिव होकर थोड़े। अब तो ये मीडिया जो है हमारा, सोशल मीडिया, इनका भी कसूर कोई नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स कहीं नहीं रहे। जब हम में नहीं है, हम रोल मॉडल हैं सोसाइटी के, तो बाकी वालों को क्या उपदेश देंगे। यहां हम जो तू मैं पे आते हैं, वही बात हम बड़े डिसेंट वे से भी कह सकते हैं। आप कहां थे भाई? मैं कांग्रेस में था, उसके पहले भी कांग्रेस में थे, उससे पहले अपने घर पे था। जावेद राणा जी, जावेद राणा जी, आप पुराने विधायक हैं। चलिए आप छोड़िए ये बातें, तो इसलिए हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। काम मत करो, वो आपने करने नहीं, आपको इंस्ट्रक्शन ऐसी है, और हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हम आपकी अपोजिशन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे और सरकार को अकाउंटेबल बनाएंगे। और ये जो खुतबा है, मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। मीर साहब, टाइम है 1:30 बजे तक, अभी 1 भी नहीं हुआ, 1:30 बजे तक टाइम है ना। हाँ मीर साहब। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मौका दिया इस एलजी साहब के खुतबे पर हमको बात करने का। और ये पहला खुतबा तो नहीं है इस इलेक्टेड असेंबली का, बल्कि कल जो खुतबा उन्होंने पेश किया ये इस नई असेंबली का तीसरी बार का खुतबा उन्होंने हम सब लोगों के सामने रखा। और मेरे से पहले एक सीनियर साथी ने यहाँ बात रखी कि तीनों बार के खुतबे अगर हम देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मैसेज एक ही है। हमने पहले भी कहा कि बड़े मुसीबतों के बाद, बड़े मुश्किलात के बाद, एक तरफ जब 5 अगस्त 19 में एक यूनिलेटरल डिसीजन लोगों से पूछे बगैर इस रियासत का कलाकमा किया, बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया, और
लोगों की कोई तमन्ना ही नहीं रही थी, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही थी, क्योंकि जब पूछा ही नहीं गया, कोई मशवरा ही नहीं किया गया, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पूछ के कोई फैसला लिया गया, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा शौक भी लोगों को नहीं रहा। और इंसाफ की बात वहां करते हैं जहां सुनी जाती है। तो हम ऐसे माशरे में, ऐसे मुल्की निज़ाम में फंस चुके थे कि जहां वन वे ट्रैफिक, वो मन की बात रखना पसंद करते हैं मगर दूसरों की बात सुनना पसंद उनको है ही नहीं। तो ये हमारे अवाम ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने पूरी तरह से समझ लिया था। और उसके बाद कैसे कैसे और किस तरह से, कहां कहां से पुलिस प्रेशर्स करके इस रियासत में फिर एक बार जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए और रियासती असेंबली का चुनाव कराने पड़ गए उनको। वो भी उसमें मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि अगर उन्होंने रूलिंग ना दी होती कि सितंबर 24 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, वहां सरकार बननी चाहिए, तो शायद आज भी हम कोई भी इस हाउस में नहीं होते। तो उसके बाद सरकार या चुनाव के साथ साथ कमिटमेंट्स थी, वो भारत सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने बजायद खुद ये कहा था कि हम यहाँ डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसके बाद रियासत को बहाल करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ लोगों ने 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शायद जम्मू कश्मीर के चुनावी इस प्रक्रिया में और चुनावी पार्टिसिपेशन में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन 2024 के चुनाव में लोगों ने दिया और अपनी मन पसंदीदा सरकार बनाई फुल मेजॉरिटी के साथ। और ये सोच करके ये पहली लड़ाई जो होगी हमारी, वो उन पावर्स को हासिल करने की जो हमसे छीने गए। कहीं ना कहीं शायद जो दूसरे साइड बैठा था, इनके आकाओं की कमिटमेंट थी, हमको याद दिलाने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये जो इस साइड का बड़ा मजमा, हम लोग एक अम्ब्रेला के तहत सरकार सपोर्ट में रहे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के एफर्ट्स में भी, विजिबल एफर्ट्स में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने कोशिशें नहीं की होगी, उन्होंने अपने अप्रोचेस नहीं बढ़ाए होंगे, मगर विजिबली जिस तरह से हम लोगों को एक एफर्ट करना चाहिए, कशमकश करनी चाहिए, जो लोगों को दिखता भी, दिखता वही है जो दिखता है। तो ऐसे में वो एसर्ट्स में शायद हम लोगों की कोई ना कोई, हमारी कोऑर्डिनेशन में कमी रही, हमारी आपसी तालमेल में कमी रही। मैं तारिक आमिर साहब की इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ, शायद 6 महीने पहले से वो इस एफर्ट में थे कि हमें फारूक साहब से या उमर साहब से गुजारिश करनी चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हमें ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द अपोजिशन बीजेपी, इनको भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बुलाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेंसस बनाना चाहिए और दिल्ली की ओर रुजू करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, ताकि हमारी रियासत बहाल हो। क्योंकि स्पीकर साहब, हमारे पास भी पॉइंट्स बहुत है, हम तारीफ भी करेंगे, थोड़ी से क्रिटिसाइज भी करेंगे, वो अलग बात है, मगर इन टोटलिटी पूरे जम्मू कश्मीर 1,40,00,000 लोगों को जो इस इलेक्टेड हाउस से, ये नहीं कि हम रूलिंग में खाली हमसे, जो हमारे साथ रूलिंग में नहीं, उनके भी वोटर, उनका भी अवाम शायद कहीं ना कहीं इनको कोसता होगा कि जो रियासत बनती, जो पावर्स इस गवर्नमेंट को बनते, जो पावर्स इस कैबिनेट को होते, जो पावर्स इस लेजिस्लेचर को होते, एमएलएस को होते, वो हम में से किसी को नहीं। आपने पूरे 1.5 साल में देखा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े टीवी चैनल्स पर ये कहा कि मेरी तो सुनी नहीं जाती है, अफसर हमारी नहीं मानता है, अफसर हमारी पोजीशन, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं प्लेसमेंट होती।
तो उससे भी थोड़ा सा अवाम में तजब्जुब हुआ और उसका इम्पैक्ट नीचे वाली ब्यूरोक्रेसी ने लिया कि जब ऊपर ही चीफ मिनिस्टर साहब ही ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं मानी जा रही है, तो उसका खमियाजा हम सबको उठाना पड़ रहा है नीचे। ये इंटरवेंशन है, कोई इंटरवेंशन आप बैठो ना, इस तरह ने आपको जब मौका मैं दे दूंगा उस वक्त। मिनिस्टर साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं। हमने तो किसी मीडिया चैनल में ये नहीं सुना ऑनरेबल सीएम का, हम भी सुनते हैं, हम भी सोशल मीडिया में देखते हैं कि उन्होंने कहा हो कि अफसर मेरा नहीं मानते हैं या अफसर को मैं अफसरों से काम नहीं लेता हूं, फिर ये सड़कें कैसे बन रही है, स्कूल कैसे चल रहे हैं, ये तनख्वाहें कैसे पर भी आएंगे। उमर साहब बजाय खुद वो जानते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये 1.5 साल तकरीबन जो हमारा इस असेंबली का हुआ, इस सरकार का हुआ, हम इससे ज्यादा कर सकते। जो किया हो, जो किताबों में लिख रहा है, जो हम आगे का विजन कर रहे हैं, तो ये तो एक पीनट है। इन तमाम तंगियों के बावजूद, इन तमाम परेशानियों के बावजूद हम किताब पेश कर रहे हैं, हम अचीवमेंट दिखा रहे हैं। मेरा बुनियादी मकसद, अगर हम ओरिजिनल चीज को फॉलो किए होते, ओरिजिनल चीज के लिए कश्मकश किए होते, तो शायद ना देते। देने वाले तो तभी देंगे जब उनको देना होगा या नहीं देना होगा। मगर हमारी जो कोशिश थी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में हमारा कॉमन प्रोग्राम था और हमारी कमिटमेंट लोगों के सामने थी कि सबसे पहले हम अपनी व्यापार को हासिल करेंगे, रियासत को हासिल करेंगे और रियासत के दर्जे को हासिल करेंगे, स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ेंगे। ये आज भी लोगों के जहन में है कि पहला मकसद ये था। तब हम बात आएंगे, अगर हम, हमारे चीफ मिनिस्टर ने अगर 1 लाख नौकरियां देने की बात रखी थी तो स्वाभाविक था, उनको भी एक्सपेक्ट था कि मैं इधर से चुनाव लड़के जाऊंगा, सरकार बनाऊंगा तो रियासत आएगा, पॉसिबल था। मगर जब रियासत ही नहीं आई, जब रिसोर्सेज ही नहीं बने, फंडिंग ही नहीं बनी, तो एक लाख एम्प्लॉयमेंट इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती। एफर्ट जारी है सरकार के, इस बात के लिए अप्रिसिएशन है। इसी किताब में ये भी हमारे साथी ने पढ़ा, 7,000 के आसपास कुछ लोग लगे हैं साल भर में, तो वहीं पर करीब 30-32 हजार की प्रोसेस जारी है। तो एक हम कह सकते हैं इन मुश्किल हालात में ये 40,000 के आसपास वैकेंसीज भरना कोई छोटी बात नहीं है। हम जानते हैं कि 2018-19 के बाद से, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बैन लगाई थी मजीद अपॉइंटमेंट के लिए, आप नीचे देख लीजिए, आप ग्राउंड पर देख लीजिए, हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, हेल्थ सेक्टर है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी इमारतें, मगर उन मशीनों को चलाने के लिए डॉक्टर, उनके लिए टेक्नीशियन कहीं नहीं है, जिले भर में कहीं नहीं है। आप देख लीजिए हमारे स्कूल, राइटली चीफ मिनिस्टर साहब ने या हेल्थ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल में कहा कि हम इस साल कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे, न्यू क्रिएशन नहीं करेंगे, अपग्रेडेशन, एग्री किया। मगर इस साल भर के दरमियान जितनी इंटरनल सिस्टम को ठीक होना चाहिए था, शायद इसी वजह से कर नहीं पाए। कोई अल्टरनेट कोई तरीका है ही नहीं। हमने तब भी 1-2 मीटिंग्स में सुझाव दिया था, आप तब तक आउटसोर्स करिए, क्योंकि ये बुनियादी चीजें हैं। हेल्थ और एजुकेशन तो बुनियादी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट सारी है। यहाँ आप, जावेद राणा साहब है हमारे पीएच इरिगेशन मिनिस्टर, पीने का पानी हर एक को चाहिए, पाइपें धड़ाधड़ लग रही हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ केसेस में है, कुछ है, ट्रकों के ट्रक लगे, मगर जितनी स्कीमें हैं उनको चलाने वाला कोई नहीं है। आज से पहले 10 साल पहले अगर आपको 1 किलोमीटर पर 2 आदमी होते थे रखरखाव के लिए, अब आपको 20 किलोमीटर पर 2 आदमी नहीं है मेंटेन करने के लिए, एक जेई नहीं है। तो ये चीजें हम इंटरनली ठीक कर सकते। मेरा मकसद यही है कि अगर हम पहली लड़ाई, पहला कश्मकश अगर हमने रियासत को बहाल करने के लिए किया हो, अभी भी, आज भी मेरी यही गुजारिश है कि हम सबको मिलकर, चाहे ये 40 दिन हाउस चलेगा, इस बीच में भी, इस हाउस में भी डिबेट होना चाहिए। और मैं अपने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब को पूरा ताउन दे रहा हूं, आप लीड ले लीजिए, विजिबल लीड लीजिए।
क्योंकि आवाम नहीं जानता आप कितनी बार होम मिनिस्टर साहब के पास गए, कितनी बार आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की होगी, किन कार्नर्स पर की होगी। हम उस पर कोई शक खड़ा नहीं कर रहे हैं, मगर बाहर जो माशरा है तो वो हमको कटघरे में खड़ा कर रहा है कि जो पहला आपका मकसद था वही पूरा नहीं हो रहा है, जिसके इस नुकसानात हमें नीचे हो रहे हैं। अब हम साल भर से डेढ़ साल से बिजनेस रूल्स के पीछे, तो वो बिजनेस रूल्स भी 14 महीने पहले अगर आप लोगों ने यूटी में रहकर ही फिलहाल काम चलाने का सिलसिला चलाया, वो भी आज तक नहीं आया। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्ट्री ने दबा के रखी है। तो अगर हम यहाँ बड़ी दुहाई देंगे कि हमारी खैरखा सरकार है, वहां पर खैरखा जमात जिनको अच्छा खासा मैंडेट इस रियासत से मिला, 29-30 असेंबली मेंबर, 2 मेंबर पार्लियामेंट उनके हैं, उनको भी ये फीलिंग होनी चाहिए। उनको खाली सीटें चाहिए या जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द में भी वो अपना रोल प्ले करें। नहीं हो रहा है। व्हाई दिस डिले? अगर स्टेट आने से पहले बिजनेस रूल ही तय करना था तो आज से साल भर पहले हो जाता। एक जगह से फाइल जाती है, दूसरी जगह अटक जाती है। सर, इसी तरह से मेरी इस खतबे के हवाले गुजारिश है कि ये जो रिजर्वेशन का मामला है, जो काबीना ने अपने हिसाब से जो भी फैसला किया होगा, आज आकर कहाँ अटका हुआ है उसको क्लियर कराना बहुत जरूरी, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारी नीचे पढ़े लिखे नौजवानों को इश्यूज आ रहे हैं। तो उसको हमारी सरकार को टाइमली ये क्लियर करना चाहिए। दूसरा, इस खुतबे में एक चीज मैं मिस पा रहा हूं, वो है हमारी जो बुनियादी डेमोक्रेसी है। 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी, 5 सरपंच बीडीसी को 2 साल हो गए टर्म पूरे हुए। डीडीसी का भी इस महीने के 20 तारीख को खत्म हो रहा है, मगर उसके साथ साथ नया चुनाव म्यूनिसिपैलिटीज में 2 साल से करीब 2-2.5 साल हो गए म्यूनिसिपैलिटीज का टेन्योर खत्म हुआ, कोई सिलसिला नहीं। और वो भी एक परेशानी है, वो नीचे जो रोल 5 सरपंच बीडीसी डीडीसी को करना था, जो उनके पावर्स थे, वो भी खाते में एक एमएलए के चढ़ जाता है। जो उसको रोल प्ले करना था वो भी हमारे लिए दिक्कत हो रही। तो मैं चाहूंगा कि इस खुतबे में होना चाहिए था कि हमारे आने वाले साल में जो ये पंचायती या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हैं, इसको पूरे करने का इरादा है, और उससे कम से कम जो लोग भी ख्वाहिशमंद है, जो भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, वो उसमें चले जाते। इसी तरह से आपको एक इशारा इसमें है, खुतबे में है, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के बारे में। यहां पर तो सुनहरी हरफों में बड़ा तारीफ के साथ लिखा हुआ है, हमने ये किया और हम ऐसा कर रहे हैं, मगर ग्राउंड सिचुएशन ये है कि 3-3 साल के जो गरीब गुरबा लोगों के केसेस है, जो मकान बनाने हैं PMAY रूरल के तहत, पैसे उनको किस्त अलाट हुई है, मगर आज तक इस FRA के चक्कर में उनके वो अपने जमीन पर परमिशंस नहीं हो रहे हैं। BDO से पेपर आए, SDM से आए हैं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं। यहां आने से पहले मैं ऐसा एक लाट नौजवानों का फेस किया हूं कि साहब, हमारे 3 साल से अब BDO कह रहा है कि मुझे पैसे वापस दो, ये लैप्सेबल है, ये मुझे वापस दो। तो इस तरह से माइन्यूटली अगर ये FRA के तहत में जिन ट्राइबल्स को, जिन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को ये जमीन मकान बनाने की इजाजत होनी चाहिए। कई सारी एजेंसीज है, इसमें लिखा है इस पर कि हमने वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकाल के अब ट्राइबल डिपार्टमेंट को दिया है कि वो फैसले करेंगे। तो मगर वो ट्राइबल डिपार्टमेंट है कहाँ? माइन्यूटली अगर नीचे ग्राउंड पर आप देखेंगे तो कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर लोग सफर कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है उसके जरिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बताना कि इन चीजों को अगर हम एड्रेस करेंगे तो बाकी गवर्नेंस तो चल ही रही, अच्छी चल रही है। इन मुश्किल हालात में 3 बार कह चुका हूं, बेहतर चल रही, और बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें क्या होनी चाहिए। इसी तरह से बिजली की बात इसमें है कि ये भी कुछ साथियों ने, ठीक है, एक तरफ आपने काफी थ्रस्ट दिया, आपने TNT लॉसेस को कम करने की बात की, कुछ फीस जमा करके कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया,
मगर उसके साथ साथ जो कल हमारा वोट डालने वाला था, इस सरकार को बनाने वाला था, उस पर कितना बर्डन अभी भी आ रहा है, उसको जरा समझने की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि आने वाले बजट या उस डिपार्टमेंट के ऊपर जब बात करेंगे, उस वक्त उन गरीब से गरीब लोगों के लिए कोई राहत, कोई कंसेशन, कोई तरीका निकाला जाए, जिन्होंने बड़े शौक जोक्स के साथ में इस सरकार को, इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए उन्होंने पहल की है। लिहाजा मैं इससे ज्यादा अभी ना बोलते हुए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू। एजाज अहमद जान क्या? हाँ, जरा मिनिस्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, ऑनरेबल मेंबर जो हैं बहुत सीनियर मेंबर हैं, मुझे इनका बहुत लिहाज है, लेकिन एक बात उन्होंने भी कही है कि डिस्ट्रिक्ट में कोई भी टेक्नीशियन नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। टेक्नीशियन है, अगर टेक्नीशियन नहीं होते तो डिस्ट्रिक्ट में एक्सरे कैसे होते, अगर टेक्नीशियन नहीं होते तो डिस्ट्रिक्ट में बाकी काम कैसे चलता है। कमी है वो मैं मानती हूँ, लेकिन ये बात ये वापस ले ले कि बिल्कुल कोई भी टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, फिर तो हॉस्पिटल्स बंद होने चाहिए, फिर कैसे फंक्शनल है वो। अच्छा, जान साहब बोलिए। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मौका दिया मुझे गवर्नर एड्रेस पे बोलने का। मैं गवर्नर साहब के एड्रेस के हक में खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, आपने बहुत से मेंबर हजरात ने कहा और कुछ सीनियर से बात की। मुझे एक मेंबर ने वहाँ से, श्यामलाल जी ने जब बात की तो मुझे राहत इंदौरी जी याद आ गए। उनका एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि सरकार चोर है। तो सुबह उनके घर पे पुलिस आ गई, उन्होंने कहा भाई आपके खिलाफ केस है, चलिए थाने में। तो उन्होंने गए पुलिस स्टेशन, कहा जनाब मैंने सरकार चोर कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान की है, अमेरिका की है। तो वही मेरे भाई एमएलए साहब ने कुछ बात की, यहाँ पे पूछ सपूत की, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन इनको ये लगा कि शायद यही वो है। अब उसमें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैं स्पीकर सर कहना चाहूँगा कि हाउस के अंदर हमें एक दूसरे की इज्जत का भी ध्यान रखना है और ऐसी कोई बात भी ना हो जिससे किसी को दिल को ठेस पहुँचे। आज स्पीकर सर, पिछली बार जब असेंबली सेशन हुआ तो उसमें स्टेटहुड की और जो स्पेशल स्टेटस था 370 और 35A के लिए भी बात जो है वो रखी गई थी। और मैं समझ सकता हूं कि इस पिछले 1-1.5 साल में इस हुकूमत में खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सी मुश्किलात के बावजूद इस रियासत में जो काम हुआ वो काबिल तारीफ है। और स्पीकर सर, मैं बताना चाहूँगा 10 साल के गैप के बाद, पिछले 10 सालों से जो एक डेवलपमेंट का दौर इस रियासत में रुक गया था, इस रियासत में जो लोगों की मुश्किलात और लोगों के मुताबिक प्लान नहीं बन रहे थे, 10 साल के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, और पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ कि प्री बजट मीटिंग्स ली गई, जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भी पूछा और लेजिस्लेटर्स को भी जो है अपने दफ्तर में बुला के उनकी राय ली। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ये हुआ है। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पे बात कही। यहाँ मेरे जो हमारे अपोजिशन के साथी है, खासकर बीजेपी के मेंबर्स, उन्होंने एक बात यहाँ पे की, सेंट्रल लॉ कॉलेज की जो बात की इन्होंने कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इन्होंने कहा जम्मू में होनी चाहिए। लेकिन मैं स्पीकर सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, क्या ये वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू ला के, जम्मू का मतलब ये शायद समझते हैं जम्मू, सांबा और कठुआ, लेकिन इनको भूल जाता है, इनको ये भूल जाता है कि जब ये बात जम्मू की बात करते हैं तो आपको पीर पंजाल भूल जाता है, आपको चिनाब वैली भूल जाती है, आप सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं। मैं आज हाउस में कहना चाहता हूँ, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जब फ्लड आया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यह नहीं देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर बीजेपी का है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर किसी और पार्टी का है। वो जम्मू के अंदर आए और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने जाके देखा कि किस जगह मुश्किलात है, किस जगह परेशानी है। तब
तब इनको याद नहीं आया। आप अपनी बात पे कहिएगा जब आपने कहना हो। आपको मिर्ची लग जाती है 2 मिनट में। आप जब सच बात सुनते हो आपको मिर्ची लगती है, क्योंकि आप आवाम की बात नहीं करना चाहते। आप यहाँ पे सिर्फ लड़वाने की बात करना चाहते हो। आपने जम्मू के अंदर वैष्णो देवी जो हमारा कॉलेज था उसको बंद करवा दिया। आज उस बंद कराने से खाली आपने मुसलमान बच्चों का नुकसान नहीं किया, जम्मू के बच्चों का नुकसान किया जो इस साल पेपर देते और उस कॉलेज में होते। वो जो सीटें कम होगी उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर पड़ती है। और जम्मू के लोग, खास करके जो जम्मू के लोग हैं, वो आज समझ चुके हैं कि बीजेपी जम्मू को खत्म करना चाहती है, जम्मू को लोगों को खत्म करना चाहती है। जम्मू से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए वोट, कुर्सी और उसके बाद अपनी बात करने की। लेकिन जम्मू की बात मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक एक मेंबर ने बात नहीं की। यहाँ पे सर मैं गुजारिश करूंगा, अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई, अगर ये कश्मीर में बने, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर मैं ये 28 के 28 बीजेपी के मेंबर को कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार मैं इस हाउस में बैठा था 2012-13 में, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात आई, 3 मेडिकल कॉलेज नहीं वहां पे आए, हमने हाउस में आके प्रोटेस्ट किया। उस वक्त के मेंबर मेरे साथ के, हमने हाउस में प्रोटेस्ट किया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई। हम दिल्ली के अंदर गए और 3 नए कॉलेज लेके आए। मैं बीजेपी को इनवाइट करता हूं कि ये बनाए अपनी कमेटी, हम भी इनके साथ चलेंगे। दिल्ली से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाएंगे, एक कश्मीर के लिए, एक पुंछ के लिए और एक जम्मू के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन वहां पे ये जाके बात नहीं करेंगे। मैं हैरान होता हूं कि इन्होंने अपने जाके दिल्ली में वहां से सरकार से नहीं मांग रहे, यहाँ पे आके बात करते हैं। यहाँ पे सर मैं बात करूंगा, खास करके इस बजट के द्वारा मैं बात करना चाहूंगा कि जब भी बजट आपका ये बने, मेरी 1-2 सजेशन है कि खास करके बॉर्डर इलाके के लिए मखसूस फंड रखे जाए ताकि जब मुश्किलात आती है उसकी बात होती है। मैं स्पीकर सर यहाँ पे कहना चाहूंगा, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन हुआ। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि दिल्ली के अंदर जो बीजेपी सरकार बैठी है, इन्होंने हमारे इलाके के लिए इस वक्त तक बंकर्स की सेक्शन हो नहीं वहां पे भेजी। ये रोज अपने बयान में कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम उससे लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के पहले लोगों की तैयारी तो करें। आपको सिविलियंस तो दूर रहे। मैं इस हाउस से अपील करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे आर्मी के जवानों के लिए बंकर पक्के बनाने जाए ताकि हम बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान जो है वो शहीद ना हो। उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ सियासत की बात करते हैं। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सर 18 आदमी जो है हमारे सिविलियन शहीद हुए, वहां पे बहुत से प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त तक कोई बंकर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता 2 बंकर वहां पे आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होके, एक डीसी ऑफिस के अंदर और एक डाक बंगले के अंदर, ताकि कोई इनका वीआईपी वहां पे आया हो और हालात खराब हो जाए वो उस बंकर में जाके छुप सके। मैं आपसे स्पीकर सर अपील करना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर एक प्रोविजन रखा जाए कि बॉर्डर के अंदर जो है वो बंकर बनाए जाए और हमारे लोगों की जो है मुश्किलात वहां पे हल हो। मैं सर बात करना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे हाईवे की बात आई। मैं सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब वह पुंछ के अंदर 2 मीटिंगें उन्होंने ली, वहां से बाई रोड यहाँ पे आए और उसके बाद 2 टनल्स हमारी खुल गई। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पुंछ रजौरी का रोड है, दूसरा हमारा पुंछ से श्रीनगर का रोड है और अब तीसरे रोड की भी जो है मंजूरी हुई है, जिसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं। हमारे ये रोड जल्द से जल्द जो है इनको सर ठीक किया जाए, इनके ऊपर काम तेज किया जाए। मैं तो जब से मैं होश मैंने संभाला है, मैंने देखा है कि इस सड़क का काम लगा हुआ है, इस सड़क पे चल रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी उस रोड को जो है ऑल वेदर बनाया जाए, मुगल रोड को, क्योंकि मुगल रोड से सर हमें बहुत बड़ी मुश्किलात क्या आती है, जब हमारे वहाँ पे कोई मुश्किलात आती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, हमें कश्मीर जाने में 4 घंटे लगते हैं और जम्मू आने में 8 घंटे लगते हैं। अगर वो रोड ऑल वेदर रोड बन जाएगी तो हमारे जो लोग हैं वो वहाँ कश्मीर में हॉस्पिटल में पहुँच के अपना इलाज करा सकेंगे। स्पीकर सर, इसके साथ साथ मैं एक और सजेशन जो खास करके गवर्नमेंट की मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट ने प्लान में रखा है नए राशन डिपो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कमिटमेंट की है कि उस पर देंगे। मेरी इनसे गुजारिश है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 95% जो है बॉर्डर पे है, उसके लिए स्पेशल जो है वहाँ पे जो खास करके फेंस लाइन के पास गांव है वहाँ पे जो है राशन के डिपो होने चाहिए। इसके साथ साथ सर
पावर रिलेटेड के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जो हमारा पावर प्रोजेक्ट जिसकी डिमांड हम काफी सालों से कर रहे थे, पिछली बार जब इनकी सरकार थी उस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 रिसीविंग स्टेशन दिए और इस बार पहले ही अपनी रिव्यू मीटिंग में बिल्कुल जीरो लाइन पर नया रिसीविंग स्टेशन दिया। मैं उनके लिए इनकी मुबारक करूंगा ग्रिड स्टेशन की, और उसके बाद बाकी भी इलाके में जो उन्होंने दिए उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। सर, हमारी खास करके जो हमारी पावर प्रोजेक्ट की नई स्कीम्स है उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसमें मजीद मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इलाके में फंड्स बढ़ाया जाए। बॉर्डर टूरिज्म की बात सर आई, उस पर आपने देखा हमेशा जम्मू की बात तो करते हैं, मैं खुश होता अगर कहीं ये कहते जम्मू में टूरिज्म नहीं आया, अगर ये जोड़ देते कि पुंछ राजौरी जम्मू में नहीं आया तो मैं भी आज खुश होता। बात कहता यहाँ पे कि बीजेपी ने भी आज जम्मू की बात की, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बीजेपी की बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चले जाएंगे तो अखनूर से पहले पुल तक, और यहाँ से जाएंगे लखनपुर तक और उधमपुर से पहले ये खत्म कर देते हैं जम्मू। मुझे बड़ा अफसोस होता है। और इन्होंने बात की कि कुछ एमएलए ने कहा कि हमें जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए। किस जम्मू की आप बात कर रहे हैं? आप क्या 3 डिस्ट्रिक्ट्स का जम्मू बनाना चाहते हो? मैं आज अपने पीर पंजाल की तरफ से इनकी उस बात को कंडेम करता हूं और हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम जम्मू कश्मीर को एक रखना चाहते हैं और जम्मू और कश्मीर एक रहेगा। और मैं इस हाउस से अपील करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि लद्दाख को वापस हमारे साथ जोड़ा जाए, क्योंकि लद्दाख तब तक पूरा नहीं है जब तक वो हमारे साथ यहाँ नहीं जुड़ेगा। आज लद्दाख के लोग जिनके पहले इन्होंने मिठाई बिटवाई, आज उन बेचारों के काम नहीं हो रहे, आज उनकी मुश्किलात कोई हल नहीं हो रही है, आज उनको वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं सर इसके साथ साथ मैं हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने काफ़ी डॉक्टर्स हमारे इलाके में भेजे, बॉर्डर इलाके में, लेकिन सर हमें और बॉर्डर एरिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने कही। सर हमें 2, मैंने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करूँगा 2 बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज हमारे इलाके में रखी जाए, क्योंकि पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमें सीआरपीएफ का और पुलिस के बंकर लेने पड़े जिसमें हमने लोगों को शिफ्ट किया। उसके लिए मेरी गुजारिश है। साथ साथ मेरी इनसे गुजारिश होगी कि पुंछ का जो डिग्री कॉलेज है वो रियासत के सर पहले 4 डिग्री कॉलेजों में पुंछ का कॉलेज है। आज पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हमें पुंछ के लिए एक वुमेन कॉलेज जो है वहाँ पे चाहिए ताकि पुंछ के बच्चों की जो है ज़रूरत पूरी हो। और सर आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो पुंछ के बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े ही जो है बेस्ट प्लेयर्स है। मेरी गुजारिश है इस हुकूमत से कि हमें नए 2 स्टेडियम दिए जाएं और हमारा पुंछ का जो स्टेडियम ग्राउंड है उसको 24/7 लाइटिंग सिस्टम करके उसको बेहतरीन स्टेडियम बनाया जाए। इसके साथ साथ सर हमारे जो मजदूर हैं, मैं सर सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के काफ़ी लोग जो हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर वहाँ पे जाके मजदूरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से कि एक स्पेशल मैं कहूँगा एक ऑफिस या एक सेल बनाया जाए, जो बच्चे यहाँ से जाएं, जो मजदूर यहाँ से जाएं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो। और ये जो यहाँ से नफरत का बीज फैलाते हैं जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग, और पूरी रियासत में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ पे हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। मेरी उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि उनके लिए प्रोटेक्शन की जाए। आखिर में मैं सर यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने काफ़ी मांगे जो है पूरी की, लेकिन सर एक जो वादा हमारा है उसके लिए मुझे पूरा यकीन है। और आप देखेंगे, मुझे पता है मुश्किलात हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात इतनी है कि मैं बता नहीं सकता। और ये इनकी हिम्मत है कि किस तरीके से, क्योंकि जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुका हो एक फुल फ्लाई स्टेट में आज वो परेशानियों के मुश्किलात देख रहा है। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ सीएम साहब को कि इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। आज जम्मू कश्मीर के लोग इस हुकूमत पे 100% खुश है। और लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं, NYC के, PHE के, पावर के, स्पोर्ट्स में जो है, रहबर तालीम और हेल्थ के अंदर, उनको जितनी जल्द से जल्द हो सके, हम जानते हैं मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस हुकूमत को और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब को, अल्लाह आपके साथ है और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। वो दिन ज़रूर आप देखेंगे जिस दिन अपोजिशन के लोग जो है यहाँ से ज़रूर तालियां मारेंगे, क्योंकि जब हमने 2 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने गिना दिया, जम्मू, उधमपुर और कठुआ, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, आपके 2.5 डिस्ट्रिक्ट है, आपके 2.5 डिस्ट्रिक्ट है।
मैं कह रहा हूं आपको, आपका 2.5 डिस्ट्रिक्ट है, बीजेपी जम्मू कश्मीर को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहती है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं जब तक यह सरकार है आपका कोई भी मुद्दा पूरा नहीं होगा और बीजेपी का कोई एड्रेस यहां पे नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में, ये मेरी बात मनकोटिया जी याद रखिएगा, अगर अगली बार आपने जीतना होगा तो इधर आ जाइएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, वरना वहां से आप नहीं जीत सकते। मैं आपको कह देता हूं, बहुत से मेंबर, बहुत से सीनियर मेंबर सर, बहुत से सीनियर मेंबर इसलिए यहाँ पे ज्यादा बोलते हैं, उनको दुख है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने होते। अब मैं क्या करूं, फैसला आपने लिया, आप गलत साइड चले गए जहां आप कभी नहीं कुछ मान सकते हो। अर्जुन सिंह राजू जी, राजू जी, चलो मनकोटे जी, मनकोटे जी नहीं है क्या? अरे शुरू के बाद बोलिए 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 आप, ये भी बोलने देंगे। जान साहब, जान साहब, जान साहब बोलिए बोलिए, चलिए स्पीकर साहब ये इनको जरा इनको बताइए। बैठ गए, बैठ गए आपको परेशानी हो जाएगी, 2 मिनट रहेगी। हाँ बोलिए बोलिए शुरू। 2 मिनट बचे तो मैं सेशन के बाद आपका स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे गवर्नर एड्रेस पर मौका दिया बोलने का, और मैं इस गवर्नर एड्रेस के सपोर्ट में हक में खड़ा हूं। यहां से कुछ बातें चल रही थी, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बनने की, तो मुझे एक गालिब का शेर याद आ गया। इसी से शुरुआत करें कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई अपोजिशन की, कुछ इन्होंने जो सोचा था जब 2019 का वो वक़्वा इन्होंने बनाया कि इनकी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन सकें, हमारी हुकूमत आ सके, लेकिन आवाम को कुछ और मंजूर था, जनता को कुछ और मंजूर था। तो आज जनता ने वो फैसला दे दिया और सीएम साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है मेजॉरिटी में सरकार बनी है। तो इसलिए मुझे लगता है 5 साल तक जो है अपोजिशन को वेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त का मादा जमहूरियत में अगर 2 ही कुछ चीजें हैं जमहूरियत में तो वो है बर्दाश्त। तो बर्दाश्त अगर कुछ नहीं हुआ, देखिए एक थोड़ा सा निजाम थोड़ा बेहतर करने की मुझे लगता है जरूरत पड़ गई है। कोई बात ऐसी चीजें आ गई हैं कि जो कुछ जो मेरे नए मेंबरान हैं उनको हर वक्त बीच में उछलने की आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र, तहजीब और तहम्मुल का मुजाहरा दीजिए। आप बोलते रहे, बात सिर्फ बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि पेशे से वकील हैं तो सब्र हमारे में बड़ा है। तो बात जनाब इतनी सी कि जब गवर्नर एड्रेस की बात आई पिछले 1 साल में जो लोगों की ख्वाहिशात थी, मैं स्पीकर टाइम्स में आप बोलिए ना, बोलिए आराम से बोलिए। तो जो इस गवर्नर एड्रेस में जो बात की, तो शुरुआत की, तो जो सबसे पहले जो अहम शुरुआत हुई, जो लोगों की जो बात अक्कासी करता था वो ये था कि इस जमहूरी निज़ाम में 7 साल बाद हमें मौका मिला लोगों को अपना बजट आने के लिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब को, जिस किस्म से इन्होंने रिवायत शुरू की, कोई किसी को जरूरत नहीं होती। आज तक हमने हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी फाइनेंस मंत्री को, किसी भी वित्त मंत्री को देखा नहीं कि वो लेजिस्लेटर्स को ऑन बोर्ड ले, लेकिन ये इनका जिगरा है, ये इनकी दयानतदारी है और इनका विजन है। और इस विजन से ही जो है जम्मू कश्मीर जो है जरूरत है इस वक्त इस मुश्किल हालात में। कुछ मेरे साथी सीनियर मेंबर कांग्रेस के इन्होंने बात की कि हमें एक कहीं ये नजर नहीं आ रहा है स्टेटहुड का मुद्दा। इस गवर्नर एड्रेस में कोई स्टेटहुड की बात नहीं हुई, तारिक आमिर साहब भी ने बात की, पर मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जब इस हाउस ने ये पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास किया, करारदाद पास की जिसमें हम सब थे, तो उसमें बार बार स्टेटहुड की कोई जरूरत नहीं। जब एक बार वो हमारा ड्रीम है, वो हमारा ख्वाब है और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जद्दोजहद करते रहेगी, आखिरी दम तक करते रहेगी, वो हमारा निशान, वो हम छीन के लेंगे, हक है हमारा, वो हमारा स्पेशल स्टेटस हो रही है। मैं गवर्नर एड्रेस पर ही जनाब स्पेसिफिक रहूंगा। जो वादे किए थे
सरकार ने आने से पहले जो हमारा मंशूर था, उसमें सबसे बड़ी जो लोगों की जो यहाँ से अपोजिशन से आवाजें आती है कि बिजली का निज़ाम क्या है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक साल में, क्योंकि रामबन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, मैं वहाँ की अगर बात करूँगा तो बिजली का जो निज़ाम बेहतर हुआ है, चाहे वो आपका ट्रांसमिशन लॉसेज की बात करें उसमें जो कमी आई है, चाहे उसकी रेवेन्यू की इंक्रीज की भी बड़ी आई है, और जो सबसे बड़ा जो बात की थी, जो 200 यूनिट जो फ्री देने की बात की थी, जो इस एड्रेस में जो है जिसका जिक्र किया गया है, वो मैं मुबारकबाद देता हूं कि उसकी जो शुरुआत हो चुकी है, इसके लिए मुबारकबाद है हमारे सीएम साहब का। पावर सेक्टर में रिफॉर्म, क्योंकि एक ऐसा हमारे पास शोबा है जो जम्मू कश्मीर को जो है इकोनॉमिक जिसकी जो है आगे ले सकता है, और इसके पास जम्मू कश्मीर के पास बहुत बड़ा इसमें पोटेंशियल है, और वो हमारी पिछली सरकार ने भी इस पे जोर से काम किया था, चाहे जब उमर साहब 2008 में थे, और इस दौर में भी जो है उस सेक्टर पे काम हो रहा है। चाहे पूरे खित्ते चुनाव में देखा जाए तो जितने पावर सेक्टर्स को जो है तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है JKSPDC के जरिए, और जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और हुकूमत हमारी का सावलाकोट पे है, उसमें भी जो काफी जो पेशरफ्त हुई है, तो मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब को कि जो उस प्रोजेक्ट को जो है इन्होंने काफी हद तक, और मुझे लगता है इसकी अब टेंडरिंग पर पहुंच चुकी है। रहा सवाल जनाब हेल्थ शोबे का, तो मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं। मिनिस्टर साहब, ये जरा आपकी तारीफ में ही है, आप ये सुनते जाइएगा कि पहली मरतबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में फुली फंक्शनल OPD चल रही है जनाब। ये मुबारकबाद की हकदार हैं, क्योंकि ऐसा पसमानदा डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि जम्मू की बात हमेशा करते थे ये जम्मू वाले मेरे साथी, लेकिन कभी उस जम्मू के उस कोने को इन्होंने कभी नजरअंदाज कभी कोई किया ही नहीं, कभी उस पर गौर फिक्र की ही नहीं, कभी उसकी बात उठाई नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात उठा रहे हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ हेल्थ मिनिस्टर का, जिन्होंने वहाँ पर पोस्टें भी फिलअप की, और आज एक बिल्कुल बेहतरीन निज़ाम से काम चल रहा है। और जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जो वहाँ पर थी, डिग्री कॉलेज जो हमारे पास, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त 3 डिग्री कॉलेज जनाब चल रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज के लिए जो है रामबन डिग्री कॉलेज के लिए 8 करोड़ का जो इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो है वहां पर पैसा मंजूर कराया, टेंडर हो गया, काम हो गया, इसके लिए मैं सकीना जी को मुबारकबाद पेश करता हूं। और 2 जो डिग्री कॉलेज है जिनकी बिल्डिंग अभी भी मुकम्मल नहीं हो चुकी, उसके लिए भी टेंडर, बटोत का कॉलेज डिग्री कॉलेज, उसके लिए टेंडर हुई हो चुका है उसके डिजाइनिंग के लिए, और उखड़ाल के लिए भी काम चाहते, इसके लिए मुबारकबाद है सकीना इतू जी। अगर कहीं भी हुकूमत का जनाब अगर किसी भी देखा जाए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है R&B सेक्टर जनाब। तो इस जिम्मे में मैं अपने R&B मंत्री सुरेंद्र चौधरी डिप्टी CM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस किस्म से रोडों का जाल रामबन असेंबली में पहली मरतबा, और मैं खुशनसीब हूं क्योंकि लोगों ने कभी इतनी सड़कें देखी नहीं, पिछले 20 सालों में अभी इतनी सड़कें नहीं बनी थी जितने आज एक साल में कम से कम 22 रोडों का जनाब टेंडर हुआ। उसमें PMGSY की भी है, मैं ठीक है सेंटर से आई, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। उसमें हमारे पास लाया किसने, आज तक तो नहीं आया था, नहीं कहते जी PMGS आ गया, कहां से आया? ये हमारी सरकार की मेहनत थी, हमारी सरकार की जो एफर्ट थे, जिसपे इन्होंने जमीनी सतह पर DPR बनाई, प्रोजेक्ट्स बनाए, हमारे लोगों ने बनाए, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, और आज जो है वहां पर 22 रोडों का जो है वहां पर टेंडर हो चुका है, जिसमें 12 PMGSY की हैं और उसके बाद कुछ UT सेक्टर की, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की। तो मैं मुबारकबाद देता हूं डिप्टी CM साहब को, क्योंकि रोड ही एक अक्कासी करती है डेवलपमेंट का जनाब। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं अगर कोई चीजें अगर महरूम थी, वो रोड्स की वजह से जो है वो सर्विस नहीं हो पाती थी, लेकिन इसके लिए मुबारकबाद है डिप्टी CM साहब। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो वो आपका एजुकेशन का निज़ाम था। एजुकेशन के निज़ाम में बिल्कुल धर्म भरम पर पिछले 10 सालों में जो है वो बिल्कुल कोई ना तो कोई उसमें कोई पेशरफ्त हुई थी, ना कोई स्कूलों के अगर हालात देखें तो बिल्कुल बिल्डिंग लेस स्कूल थे, मैक्सिमम स्कूल बिल्डिंग लेस थे। लेकिन मुबारकबाद में देता हूं अपनी सरकार को, जिन्होंने आते ही जनाब 1 साल के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो इस एजुकेशन सेक्टर में लाया। और मैं अगर अपनी रामबन की बात करूंगा तो रामबन में जो है 50 करोड़ रुपए जो है वो मैडम सकीना ज़ारा एजुकेशन सेक्टर में, उसमें प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगों की बात की जाएगी, उसमें इन्होंने मिडिल स्कूल की बात की जाए, हर सेक्टर में जो है इन्होंने पैसा दिया, ताकि एक मैं सिर्फ रामबन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट एड्रेस में अगर सिर्फ रामबन की बात करूंगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। मैं इनकी सोच और इनकी दयादारी को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने उस सेक्टर को तरजीह दी, और जो इसकी जो अक्कासी जो है हमारा गवर्नर एड्रेस करता है जनाब। एक और इसमें जनाब मैं मुबारकबाद दे दूंगा जो सेहत ऐप की जो शुरुआत की जनाब।
सेहत ऐप से क्या हुआ कि जनाब दूर दराज इलाकों में भी, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब का, क्योंकि विजनरी और क्योंकि आईटी और एआई का जमाना है, तो उस सेहत लाइव ऐप को जो लॉन्च करते हुए एक हमारे पास डाटा कलेक्शन, चाहे आप टेलीमेडिसिन से देखिए, चाहे वो ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसी है, उसका जो है दूर दूर तक लोग फायदा उठा रहे हैं, और इसके लिए भी सरकार को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब। और सबसे, क्योंकि नौजवान हम भी हैं, सीएम साहब भी नौजवानों के लिए बात करते हैं कि किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाए, किस तरीके से उनका जो है उनको एक सही डायरेक्शन में लिया जाए। तो जो स्कीम, जो युवा स्कीम जो सीएम साहब द्वारा जो चलाई गई है, उसका जो मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये स्कीम इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, जहां पर आपका पहलगाम हो गया, जहां पर आपका फ्लड्स आए, वहां पर ये स्कीम चालू करके और इसका ग्रास रूट लेवल तक जो है आज नौजवान इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि इस स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च की, और इसका इंप्लीमेंटेशन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। फ्लड्स पर बात उठी, आज सुबह से बात चल रही है कि फ्लड्स पर जनाब भेदभाव हो गया, कुछ जम्मू में चला गया, कुछ कश्मीर में चला गया, लेकिन मैं ठीक कहूंगा कि जब छत किसी गरीब की उठती है, वो जम्मू वाले की भी बराबर है, कश्मीर वाले की भी बराबर है, और रामन वाले की बराबर है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं सीएम साहब को जनाब। सबसे पहले डोंट इंटरफेयर, सबसे पहला जो है फ्लड जो है अप्रैल में जो है रामबन से शुरुआत हुई जनाब, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई हमारा क्या होगा, जब वो उस वक्त वो ऐसी रात थी। लेकिन मुबारकबाद देता हूं जनाब, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब और बनिहाल से पैदल रामबन तक, ये ऐसी ये इससे इनके पैदल चलने से वहां कोई फ्लड नहीं ठीक हो गया, लेकिन वो ये दर्शाते थे कि इस मुश्किल घड़ी में हम अपने लोगों के साथ हैं। ये विजन होता है, ये इस तरीके से नहीं कि भेदभाव करना, जनाब आप उधमपुर में नहीं गए और ये नहीं जनाब आप कश्मीर में चले गए। ये एक विजन दिखाता है एक विजनरी लीडर का, जिसके लिए सब पूरा खिता बराबर है। हमने डिविसिव पॉलिटिक्स कभी नहीं सीखी। हमारा जो विजन था, जो शेख साहब की जो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात होती थी, हमने कभी जम्मू और कश्मीर में भेदभाव करने की कोशिश नहीं की, और उसी की जो है वो तर्जुमानी, उसी की अक्कासी जो है हमारा चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस सोच को, इस सेकुलरिज्म की सोच को, जहां आज मुझे लगता है इवन कांग्रेस भी सॉफ्ट उधर हिंदुत्व की तरफ चल रही है, लेकिन सिर्फ वाहिद एक रियासत है जहां जो पूरे सेकुलर असूलों को जिसने अभी तक थामा है, और पूरे उस सेकुलर असूलों को जो है हिंदुस्तान का जो आइन जो हमें सिखाता है, उस पर अगर हम कोई सरकार काम कर रही है तो वो जनाब उमर साहब की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इनको। गवर्नर एड्रेस है, एक विजन पेश करता है सर, एक सरकार का, किस तरीके से सरकार आने वाले दौर में जो है काम करेगी। 1 साल हुआ है इस सरकार को आए हुए, लेकिन चलिए 6 महीने हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इस 1 साल और 6 महीने में जिस तरीके से जो है ये सरकार चली है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, इस लिमिटेड दायरे में, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो है वो दिल्ली का कुछ नजरिया हमारे साथ ठीक नहीं रहा, या कुछ उनकी आपने ठीक कहा कहीं 1-1.5 साल लगा दिया अगर बिजनेस रूल्स में देने में, तो इनकी मंशा कितनी सही होगी। ये हुकूमत को चलने देने की इनकी मंशा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत जो है बेहतर तरीके से चल रही है, बेहतर तरीके से अपना जो काम कर रही है, और अपने मंशूर पर खरी उतर रही है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता। पर अगर स्टेट बाय स्टेट जो है हम हर एक जो है अपने मंशूर जो हमने इलेक्शन से पहले लोगों के सामने रखा था, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। अब हम लंच ब्रेक करेंगे और ठीक 2:45 बजे, मतलब